हेलो, चलो तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का रिवीजन। डिटेल रिवीजन रहेगा विद लॉजिक विदाउट फॉर्मूला, हम लोग अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे। और सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे हम लोग ने अर्लियर रिवीजन लेक्चर में कवर किया, मर्जर इक्वेशन, म्यूचुअल फंड, फिर अपना बिजनेस सॉल्यूशन, IFM, RM, सारी चीज़ें डाले हुए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बेसिक कुछ बता देने वाला हूँ। और ये बेसिक मैंने ऑलरेडी बिजनेस सॉल्यूशन चैप्टर में बताया हुआ है, बट यहाँ पे उसका थोड़ा एक एक्सटेंडेड वर्जन बताऊंगा। तो अगर आपने बिजनेस सॉल्यूशन चैप्टर का बेसिक देखा है फिर भी यहाँ पे आप देख लो, क्योंकि उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी समझ लो कि कोई मतलब कोई पर्सन है, किसी ने आज, कोई भी इन्वेस्टर है समझ लो, ठीक है, उसने क्या किया, शेयर्स परचेस किया। आज जो परचेस किया उसको मैं P0 बोल रहा हूँ, समझ लो उसने 500 रुपीज़ में परचेस किया। ठीक है, एंड कुछ एक साल के बाद उसका प्राइस 600 रुपीज़ हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। तो आज 500 में खरीदा, 600 हो गया। ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के बाद, मतलब उसको एक साल उसने होल्ड करके रखा, तो उसको डिविडेंड भी मिला। कितना डिविडेंड मिला उसको? समझ लो 50 रुपीज़ का उसको डिविडेंड भी मिला। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? यस सर, इतनी बात समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग द अगर इसने 500 रुपये में खरीदा, एक ही शेयर खरीदा था ऐसा मान लो, और 600 रुपये में बेचा और उसको डिविडेंड 50 रुपये का मिला, तो इसका आप टोटल अर्निंग निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हैं। दो तरह की एक अर्निंग हुई है। ठीक है, इसको दो तरह की अर्निंग है। एक तो डिविडेंड वाली अर्निंग हुई है। डिविडेंड वाली अर्निंग कितनी है? 50 रुपये। ठीक है, एंड एक तो इसको प्राइस में हाइक की वजह से, प्राइस कितना हो गया, देखो P1 आज 600 हो गया। ठीक है, और उसने खरीदा किस में था? P0 500 में। तो एक ये बेनिफिट हुआ उसको, ये क्या बोलते हैं, इसको ग्रोथ हो गया। ठीक है, 600 से 500 से 600 हो गया, तो उसको कितना अर्निंग हुआ? ये 100 रुपये का अर्निंग हुआ। तो अगर मैं टोटल अर्निंग उसकी बात करूँ तो 150 रुपये की अर्निंग। इतनी बात समझ में आती है? ये सर, इतनी बात सिंपल सी समझ में आती है। उसने 150 रुपया अर्न किया, कितना रुपया लगाया था उसने? 500 रुपीज़ लगाया था। तो मुझे बताओ उसका रिटर्न कितना परसेंट है? 150 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, उसका रिटर्न सर 30% है। समझ में आता है इतनी बात? यस सर, समझ में आता है। तो 30% में आप मुझे ये बता सकते हो कि डिविडेंड से कितना परसेंट अर्निंग हुआ एंड प्राइस इंक्रीज होने से कितना अर्निंग हुआ। तो प्राइस इंक्रीज होने से जो अर्निंग हुआ, इसको ग्रोथ बोल सकते हैं हम लोग। ग्रोथ बोल सकते हैं कि नहीं? देखो ना, प्राइस बढ़ गया तो ग्रोथ हुआ ना। तो डिविडेंड से कितना उसका अर्निंग हुआ और ग्रोथ से कितना है उसका अर्निंग हुआ। ग्रोथ मतलब P1 माइनस P0, डिविडेंड मतलब D1। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आज P0 मतलब आज तुम पैसा लगाओगे कंपनी में तो अगले साल से तुमको डिविडेंड मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि आज लगा अभी का भी डिविडेंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं। एक साल होल्ड करोगे तो जाके आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये आपका D1, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, अब डिविडेंड से कितना अर्निंग हुआ? तो डिविडेंड से सर मुझे 50 रुपये का अर्निंग हुआ था। ठीक है, तो 50 रुपये का अर्निंग हुआ, कितना डाला था उसने? 500 रुपीज़ डाला था। तो कितना परसेंट का अर्निंग है मुझे बताओ? 50 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 10% का अर्निंग है। हाँ सर, 10% का अर्निंग है। इतनी बात समझ में आती है? और प्राइस के हाइक होने से कितना अर्निंग हुआ? तो देखो 600 हो गया, 500 था तो 100 रुपीज़ का अर्निंग हुआ। तो 100 रुपीज़ का अर्निंग कितना? 500 रुपया लगाया था। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट अर्निंग है? 100 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ये 20% का अर्निंग है। ठीक है, तो 20 प्लस 10, ये हो गया 30% का टोटल अर्निंग का हिसाब। 30% में से 10% डिविडेंड से अर्निंग हुआ एंड 20% मुझे किससे अर्निंग हुआ? ग्रोथ से अर्निंग हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे समझ लो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 30% का टोटल इसका अर्निंग हुआ, 10% डिविडेंड से अर्निंग हुआ, 20% ग्रोथ से अर्निंग हुआ, एंड डिविडेंड का अमाउंट बता दिया कि डिविडेंड जो मिला है वो आपको 50 रुपया मिला। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कि कितना पैसा मैंने लगाया होगा? यस सर। देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ, डिविडेंड डिविडेंड से जो अर्निंग हुआ है वो मेरा 50 रुपया। ठीक है, एंड ये अर्निंग इज इक्वल टू 10% है। ये अर्निंग इज इक्वल टू 10% है, तो 100% मैंने कितना पैसा लगाया होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 50 डिवाइड बाई 10%, सिंपल यही करेंगे। 50 डिवाइड बाई 10%, 500 आएगा। अब ये किया कैसे आपने, ये मुझे बताओ। देखो ऐसा किया होगा, 50 डिवाइड बाई 10%, ऐसे क्या होगा ना। ये क्या है? D1, और ये आपका डिविडेंड से अर्निंग हुआ है इतना परसेंट। ठीक है, डिविडेंड से अर्निंग हुआ है। इतनी बात समझ में आती है? अब मुझे इसको दूसरे तरीके से निकालना है। तुमको ये प्राइस आ गया, ठीक है, P0 आ गया, 50 डिवाइड बाई 10% ये आ गया प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये 50 को 50 रहने देता हूँ? 10% को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल अर्निंग मुझे 30% हुआ, उसमें से 20% मुझे अर्निंग किससे हुआ? ग्रोथ से हुआ। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग 10% है वो मुझे प्राइस हाइक से हुआ। ये मैं लिख सकता हूँ। यस, एग्री हो आप लोग? ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? जो डिविडेंड से अर्निंग हुई, ये डिविडेंड जो 50 रुपये है ना, ये 10% कैसे आया? 30 में से तेरा मेरा टोटल अर्निंग है 30%,
उसमें से ग्रोथ वाली अर्निंग को मैंने हटा दिया, 30 में से 20% हटा दिया मैंने, तो 10% जो है वो मेरा डिविडेंड वाली अर्निंग है। तो ये 50 रुपया इस 10% है, 50 रुपया 10% है, 50 डिवाइड बाय 10% किया तो मेरा प्राइस आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। 10% को रिप्लेस कर दिया इससे मैंने, मेरा टोटल अर्निंग 30% होता, 20% मेरा ग्रोथ से होता, तो 10% मेरा दिस 50 रुपीज़ जो मुझे डिविडेंड से मिला। तो अब मुझे बताओ ये क्या है तुम्हारा 30%, ये तुम्हारा के ही है, और ये 20% क्या है, ये जी है, ये क्या है D1 है। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया D1 अपॉन के ई माइनस जी, P0 निकालने का। यही तो फॉर्मूला होता है, इसको रट्टा मारते आ रहे हैं आजकल आज तक। देखो फॉर्मूला वॉर्मूला से ना रट्टा मार मार के क्या होगा, कितना फॉर्मूला आप रट्टा मारोगे, जिंदगी और कठिन होती जाएगी, ऐसे ही कठिन और कठिन होती जाएगी। तो इससे अच्छा कि लॉजिक आप समझ लो कहाँ से फॉर्मूला आया, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं आज तक नहीं भूला हूँ, कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, 3-4 साल, 3 साल हो गए C1 के, ठीक है। तब से अभी तक मैं फॉर्मूला नहीं भूला हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, और बनाया वो पता चल गया आपको, तो आप टेंशन की जरूरत ही नहीं, कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। इसके लिए मुझे एफएम बहुत ईजी लगता है, क्योंकि पूरे एफएम के लेक्चर में कहीं पे भी आप देख लो, कहीं भी फॉर्मूला में यूज नहीं करता हूँ ना, आप लोग को सिखाता यूज करना, आप लोग खुद ही बनाने लग जाओगे, ऐसा आप लोग को मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से ही आप लोग करो, सो दैट आपको एग्जाम में कभी तकलीफ ना। एग्जाम में कितना आप फॉर्मूला भूल गए, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे ये भूल गए, के किधर था, जी किधर था, भूल गए तो खत्म हो गया ना कहानी। अब देखो ये मुझे समझ में आ गया कि अब देखो सिंपल सी बात है, इसको कैसे देखो, अगर कोई पर्सन अर्निंग करता है तो दो तरह की अर्निंग होता है, एक डिविडेंड से होता है और एक आपका ग्रोथ से होता है, ठीक है। दो तरह की अर्निंग होती है। डिविडेंड का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, D1/P0, और ग्रोथ यही है ना, D1/P0। मुझे आज डिविडेंड कितना मिला, मैंने पैसा कितना लगाया था, मतलब P0, और ग्रोथ मतलब क्या होता है, P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0, मतलब कितना, 100 रुपया हुआ था, 600 माइनस 500, 100 रुपया, 500 रुपया लगा था, ऐसे निकलता है ना, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा रेट। तो इसी को तो बोलते हैं ग्रोथ, और ये तुम्हारा आ जाएगा के मतलब वही रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी बोलो, ठीक है। तो ये ग्रोथ, और ये D1/P0 इज इक्वल टू के, जी को उस साइड लेकर चले जाओ तो के माइनस जी इज इक्वल टू D1/P0, P0 को उस साइड लेकर चले जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ तो D1/के माइनस जी, ये होगा P0। तो ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। मुझे देखो, अगर ये बताओ, ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, कभी भी नहीं जरूरत पड़ती। अगर डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा दिया होता ना कि डिविडेंड 10 रुपया है और ये कितना परसेंट है टोटल प्राइस है जो आपने लगाया था उसका, कभी भी नहीं देता है। क्यों पता है, क्योंकि डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे मिलता है, कभी भी क्वेश्चन रियल लाइफ में डिविडेंड जो मिलता है फेस वैल्यू पे मिलता है, कि फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है तो इसके ऊपर इतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हमको ये नहीं पता रहता कि हमने जो प्राइस में डाला है, समझ लो तुम थोड़ी फेस वैल्यू में खरीदोगे। तो जब कंपनी ने इशू किया होगा शेयर प्राइस स्टार्ट में, जब कंपनी लॉन्च हुई होगी मार्केट में, ठीक है, मतलब लिस्ट हुई होगी, तब फेस वैल्यू पे हो। तो आज भी फेस वैल्यू पे जिसने खरीदा होगा उसके लिए वो प्राइस है। बट आप तो चलते फिरते मार्केट में खरीद रहे हो, समझ लो 100 रुपया, 200 रुपया, आज 350, 300 रुपये में खरीद लिया। अब तुमको डिविडेंड कितना परसेंट मिला है, आप बोलोगे 10% मिला, तो फेस वैल्यू का आपको कितना ही मिला है, आपने 5 रुपये आपको डिविडेंड मिला, तो 300 रुपये के ऊपर कितना डिविडेंड मिला, वो परसेंटेज निकालना जरूरी है। तो वो निकालने के लिए तो डिविडेंड जो मिला है वो कितना परसेंट है, कैसे पता चलेगा, टोटल रिटर्न में से ग्रोथ से कितना कमाया हटा दो, टोटल जो रिटर्न है उसमें से ग्रोथ का परसेंटेज हटा दो। ये मेरा टोटल रिटर्न है, उसमें से ग्रोथ मैंने हटा दिया कि इतना तो मैं ग्रोथ से कमा ले रहा हूँ, तो बचा हुआ डिविडेंड से कमा रहा हूँ, तो वो डिवाइड बाय डिविडेंड कर दिया, आगे P0 आपका प्राइस है, क्या शेयर का प्राइस निकालते ऐसे ही निकालते, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब मुझे देखो, मैं D1 लूंगा अगर मुझे प्राइस 0th ईयर का निकालना है, ठीक है। इतनी बस ये एक्सटेंडेड वर्जन वहाँ का बिजनेस सोल्यूशन में यहाँ तक बता दिया था, ठीक है। अब मुझे P0 निकालना है, आज का प्राइस निकालना है, तो मैं आगे वाला डिविडेंड लूंगा 1 साल बाद वाला, क्योंकि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा तो आज ही से थोड़ी डिविडेंड मिल जाए, अब कैश फ्लो अगले साल से मिलना चालू हो जाएगा ना। तो D1 लूंगा, ठीक है। बट मुझे अगर प्राइस फर्स्ट ईयर का निकालना है तो D2 लूंगा, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लूंगा। प्राइस थर्ड ईयर का निकालना है तो D3 लूंगा, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन। ये मुझे एक एक्स्ट्रा चीजें बतानी थी। तो ऊपर कभी भी D1 ले रहे हो तो प्राइस 0th ईयर का आ रहा है, D2 ले रहे हो तो प्राइस फर्स्ट ईयर का आ रहा है, D3 ले रहे हो मतलब थर्ड ईयर का डिविडेंड ले रहे हो, मतलब थर्ड ईयर का कैश फ्लो लोगे, उसको पुल करोगे तो सेकंड ईयर में आके बैठेगा ना कभी भी, तो सेकंड ईयर का प्राइस आ रहा है। बस इतनी सी बात बतानी थी। अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके आगे मैं बिजनेस सोल्यूशन का आगे वाले 2 क्लिप और यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन चालू कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड चीज आपको एक और चीजें समझानी है। आज आप 500 इन्वेस्ट करते हो, समझ लो, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे आपको हर साल 50-50 रुपया मिल रहा है, ठीक है। 50-50 रुपया मिल रहा है, तो ये कितना परसेंट मिल रहा है, ये 10-10% मिल रहा है। ऐसा आपको अनगिनत इन्फिनिटी टाइम तक मिलते जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी टाइम तक आपको ये परसेंटेज मिलता जाएगा, ये आपका कैश फ्लो होते जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता है, समझ लो, ये नहीं पता कितना मैंने इन्वेस्ट किया था, ये मुझे नहीं पता है। तो मैं इस केस में प्राइस कैसे निकालूंगा, ये एक एक पुल करोगे, समझ लो 10% था ना,
तो 10% के 500 का 10% ही तो मिल रहा है हर साल, 10%, 10%, 10%। तो इसको ऐसा करूँगा 50 डिवाइड बाय 1.1, फिर ये वाला 50 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर, 50 डिवाइड बाय 1.1 फेस वैल्यू लाने के लिए, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू लेके आने के लिए 50 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू 4, 4 बार इसको पुल करो। ऐसा करते जाओगे क्या? ये करोगे ऐसा जिंदगी भर तक करते जाओगे क्या? जब तक घिसते जाओगे तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ये आएगा क्या? ऐसा नहीं किया जाता। जब ऐसा आपका ये कांस्टेंट आपको इन्फिनिटी अगर कैश फ्लो मिल रहा है ना, कोई भी कैश फ्लो इन्फिनिटी मिलते जा रहा है, मतलब हर साल आगे के 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक इन्फिनिटी टाइम, मतलब आगे जब तक बिजनेस चलेगा आपको सेम ही चीज पैसा मिलने वाली है। तो उसको एक साथ कैसे आपको पुल करना रहता है? तो देखो दिस 50 रुपीज इज हाउ मच 10% ना, तो कितना इन्वेस्ट किया होगा? सिंपल सी बात बता दो ना, दिस 50 इज 10%, तो 100% कितना? तो सिंपल ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 10%, इसी को बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 10% से डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या 500। अब देखो सिंपल मैं आपको चेक कराऊंगा, 500 आपने डाला, ठीक है, आपको 10% इंटरेस्ट मिला, ठीक है, ये हो गया 550 हो गया ना, ये ऐड परसेंट बढ़ गया ना 550। अब 50 तुमने इसमें से निकाल लिया, अब ये वापस से 500 हो गया, फिर इसके ऊपर 10% मिलेगा, ये वापस से 550 हो जाएगा, 50 रुपये आपका कैश फ्लो हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, फिर ये 550 होगा, फिर 50 निकल जाएगा आपका 500। तो ये कैश फ्लो आपको एवरी ईयर मिलता जाएगा, ये कैश फ्लो आपको एवरी ईयर मिलता जाएगा और आपका 500 मेंटेन रहेगा, मतलब आप हर साल 500 रुपये इन्वेस्ट करो, उससे ज़्यादा कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया इन्फिनिटी वाला केस कि इन्फिनिटी में ऐसा होगा। अब अब समझ लो ऐसा चीज़ है कि फर्स्ट ईयर आपको 200 रुपीज़ का कैश फ्लो मिला, सेकेंड ईयर आपको 400 का कैश फ्लो, थर्ड ईयर आपको 300 का कैश फ्लो चाहिए, और उसके बाद फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 300, फिर ये 300 300 ही होगा, या तो समझ लो ये 400 400 400 400 ही रहेगा, ठीक है। आगे ये इन्फिनिटी तक आगे सेम 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 होने वाला है। तो अभी जो आपने सीखा वो यहाँ पे अप्लाई करो, ये 400 400 400 400 आगे सब कुछ 400 400 होने वाला है ना, तो इसको एक साथ खींच लो, समझ लो @ 10% पे समझ लो, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाय, तो ये 400 डिवाइड बाय 10% कर लो, इसको खींच लो, थर्ड ईयर में आके बैठ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? 400 डिवाइड बाय 10%, इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। ये जो निकला ना इसी को बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, मतलब आगे फ्यूचर में आपको यही चीज मिलने वाली है, 400 400 400 400 आगे हर साल वही मिलने वाला है, कोई अलग कैश फ्लो नहीं मिलने वाला है। तो हमने एक साथ खींच लिया कि उसकी वैल्यू कितनी, कैपिटलाइज कर दिया मैंने चीज को, समझ में आ रहा है? उसको मैंने उसका कैपिटल वैल्यू निकाला कि कितना डालने पे इतना मिल रहा है हर साल, ठीक है। तो ये निकला 4000 रुपीज, ये ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया, और इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल खींच लो, और फिर ये 4000 को भी खींच लो, तो यहाँ पे जो आपका टोटल वैल्यू आएगा ना, ये आपका टोटल फॉर्म का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश फ्लो, जो भी है कैश फ्लो को हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके उस बेसिस पे हम लोग ने ये चीजें निकाली, ठीक है। अब ये तीन चीज आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप अब आगे क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ TY के। चलो देखो ध्यान से, अभी जो करा है वो कॉन्सेप्ट पे ही आपका डिपेंड है, ठीक है। देखो MNP लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर। क्या बोल रहा है? डिक्लेयर किया डिविडेंड 4 रुपीज़ का पे किया, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो @ 20%, जो डिविडेंड है वो ग्रो होगा 20% से फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड 10% देयर आफ्टर, फिर उसके बाद 10% हर साल 10% ही रहेगा, ठीक है, अनगिनत टाइम तक। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इज 15%, मतलब जो टोटल रिटर्न है वो 15% इन्वेस्टर कमा रहा है, ठीक है। अभी अभी जो मैंने तोड़ा था स्टार्ट में बताया था ना कि टोटल रिटर्न है, तो उसमें से 15 डिविडेंड से कितना, ग्रोथ से कितना, तो बता रहा है टोटल रिटर्न 15% है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे क्या बोला? कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड सेल, बोल रहा है करंट प्राइस निकालो, आज का प्राइस निकालो, नोट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ, फैक्टर दिया हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। अब मुझे एक बात बताओ, ये अभी का डिविडेंड MNP लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर, ठीक है, ये तो अभी का डिविडेंड है। मुझे क्या चाहिए? अगले साल का डिविडेंड। तो क्या करूंगा? उसके ऊपर 20% का ग्रोथ लगा दूंगा नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, तो ठीक है। तो 4 प्लस 20% करो, 4.8 हो जाएगा, इसके ऊपर वापस से 20% मार दो, प्लस 20%, तो 5.76 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? एंड देयर 10% देयर आफ्टर, फिर उसके बाद 10% ही होता जाएगा। तो थर्ड ईयर में क्या होगा? 5.76 प्लस 10% कर दो, 6.36, फिर प्लस 10% प्लस, ये आगे तक वही चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी भी जो मैंने जस्ट आपको बताया कि जो आगे कांस्टेंट हो गया चीज़ें, ठीक है, अगर कांस्टेंट हो गए तो एक साथ इसको, ये सारे कैश फ्लो को थोड़ी ना एक एक करके पुल करते जाओगे, तो ये सारे कैश फ्लो को जो आगे होने वाले इसको एक साथ पुल कर लोगे, तो कैसे करोगे? टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6.336 है, ये आगे भी सेम, आगे भी मिलते जाएगा, प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, तो 10% तो आप ग्रोथ से कमा ले रहे हो, ठीक, कमा ले रहे हो, ठीक है। और टोटल अर्निंग कितना है?
टोटल अर्निंग 15%, तो 5% ही है, जो डिविडेंड हो कितना परसेंट है, 5% ही है, तो 6.3336 डिवाइड बाय 5% मैंने कर दिया, 15 माइनस 10%, ये टोटल अर्निंग, इसमें से ग्रोथ को मैंने हटा दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 126.72, ये सेकंड ईयर में आके बैठ जाएगा। थर्ड ईयर का यूज किया तो सेकंड ईयर में प्राइस आएगा, ये प्राइस आएगा सेकंड ईयर में। अब ये तो सिंगल सिंगल है, तो इसको सिंगल सिंगल खींच लो, किससे खींचेंगे सर, तो 15% है रिक्वायर्ड रेट, तो 15% खींच लो, तो 4.8 डिवाइड बाय 1.15, 5.76 डिवाइड बाय 1.15 दो बार, ठीक है, या तो 4.8 ये फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5.76 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये अमाउंट आ जाएगा, और 126.72 ये भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड ईयर का ना, या तो इसको डिवाइड बाय 1.15 दो बार करो, तो ये आ जाएगा थर्ड, ये टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा, तो टोटल ऐड करोगे आ जाएगा 104.34। समझ में आ गया बात। अगर सर ऐसा रहता कि ये 4 रुपीज़ जो है ये 20% हर साल 20% ही रहता, तो मैं क्या करता था, सिंपल मैं ऐसे करता था, 4.8 हर साल मुझे 20% मैं क्या किससे कमाऊंगा, ग्रोथ से कमाऊंगा, बट मेरा रिक्वायर्ड रेट इस 15% है, तो ग्रोथ से मैं 20% कमा ले रहा हूँ, तो 15% मेरा टोटल रिक्वायर्ड रेट है, तो ऐसा ये होगा ही नहीं, ठीक है, ये इससे कम रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर चेंजेस होगा तो ये 20% नहीं रहेगा, ग्रोथ रेट आपका इससे तो कम ही होगा, टोटल रिक्वायर्ड रेट रिटर्न है वो 15% है, तो ग्रोथ क्या होगा, या तो मैक्सिमम 15% होगा, आप डिविडेंड से नहीं कमा रहे, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे या तो ये तो मैं चेंज कर रहा था कि अगर ऐसा होता तो कैसा रहता, समझ लो ये 10% है, ठीक है, 20% होता ही नहीं, एवरी ईयर 10% स्टार्ट से ही है, फर्स्ट ईयर से ही, तो क्या करोगे, 4.8 टोटल रिटर्न 15% है, बट उसमें से 10% मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रोथ से कमा रहा हूँ, तो जो ऊपर डिविडेंड बैठा हुआ कितना परसेंट है, 5% है, तो 4.8 डिवाइड बाय 5%, तो आ जाता था प्राइस। बट यहाँ क्या हो रहा है, 2 साल तक 20% है, उसके बाद 10% है, ठीक है, तो ये तो सिंगल सिंगल इसको पुल कर लेंगे, और जो लास्ट ईयर है उसको, इसके बाद तो आगे सब सेम ही कांस्टेंट है, तो इसको एक साथ खींच लिया, तो 120 एक साथ अभी बताया तो मैंने खींचने के लिए कैसे करना, और सिंगल सिंगल को सिंगल सिंगल ले लो, ठीक है, हो गया, बात खत्म हो गई। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोले देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, करंट डिविडेंड दिया हुआ है 2.50, मतलब अभी का डिविडेंड दिया हुआ है, तो हमको तो अभी का नहीं चाहिए रहता, ग्रोथ रेट मार के आगे वाला चाहिए रहता, तो ग्रोथ रेट दिया हुआ है 2%, तो आगे का डिविडेंड क्या होगा, 2.5 प्लस 2%, तो आपका 2.5 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाला हुआ है, तो ये आ गया D1, ठीक है, क्योंकि आज पैसा डालोगे आगे से मिलना चालू होगा, ठीक है, तो आज का प्राइस निकालना तो आगे का अर्निंग लेते तो उसको पुल करके लिखाते, तो 2.55 हो गया। आगे का वाला कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक है, निकाल लेते हैं, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10.5, मतलब टोटल अर्निंग तुमको 10.5 टोटल कमाना है, ठीक है, उसमें से ग्रोथ से कमा लोगे 2%, तो डिविडेंड से कितना कमाओगे 8.5%, ठीक है, 8.5% आएगा, ठीक है, तो दिस 2.55 इज 8.55%, तो दिस 2.55 इज 8.5%, तो 100% कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वही तो ये बताता है कि मैनेज टोटल रिटर्न में से ये आप निकाल लो, ग्रोथ का रिटर्न हटा दो, ठीक है, तो 8.5%, दिस 2.55 इज 8.5%, तो टोटल रिटर्न आ गया, टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो 30 रुपीज़ आ जाएगा, 30 रुपीज़ लगाओगे तो 8.5% डिविडेंड से मिलेगा, ठीक है, ये आ गया प्राइस। अब सेकंड क्या बोल रहा है, इज इट्स स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक इज प्राइस इज 35 रुपीज, बोल रहा है स्टॉक का प्राइस 35 है, अब आप अपने हिसाब से प्राइस निकालो, अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया 9%, ईपीएस दिया 2.25, शो डिटेल कैलकुलेशन यूजिंग पी मल्टीपल अप्रोच एंड ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ मॉडल, तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल से पहले कर लेते हैं। अब देखो ईपीएस जो दिया है 2.25, ये बताया नहीं है कि क्या है, अभी का डिविडेंड अभी का है, ईपीएस आगे का, ठीक है, तो बताया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि अभी का, तो आगे का निकालेंगे तो इसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे, तो 2.25 प्लस 2%, ठीक है, तो आ जाएगा अर्निंग 2.295, 2.25 में प्लस आपका 2%, तो 2.295। अब देखो मैं कमा कितना रहा हूँ टोटल, मुझे कमाना कितना, यहाँ पे बोल रहा है 9% कमाना है, ग्रोथ से 2% कमा ले रहा हूँ, तो ये अर्निंग से कितना मुझे चाहिए, 7% ही चाहिए, तो दिस 2.295 इज 7%, वही के माइनस जी किया हुआ है, ठीक है, तो प्राइस आ जाएगा 32, तो दिस 2.295 इज 7%, तो हाउ मच इज 100%, तो 32.79, ठीक है, तो हो गया अर्निंग ग्रोथ मॉडल से, अर्निंग डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, टोटल कितना परसेंट है अर्निंग, जैसे वहां डिविडेंड करते थे, डिविडेंड कितना परसेंट, अर्निंग कितना परसेंट है। अब पी मल्टीपल अप्रोच बोल रहा है, तो देखो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताता है, देखो प्राइस अर्निंग रेशियो ये बोलता है ना, प्राइस अपॉन अर्निंग, तो आता था प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, कि 1 रुपया कमाने के लिए कितना प्राइस देना पड़ रहा है, ठीक है, और एक होता है अर्निंग अर्निंग कैपिटलेशन रेट, ठीक है, वो क्या बोलता है कि अर्निंग कितना परसेंट है प्राइस का, ठीक है, अर्निंग कितना परसेंट है प्राइस का, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखो क्वेश्चन में ना एम्बिग्यूटी, ये रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे ना अर्निंग कैपिटलेशन रेशियो होना चाहिए था, ये अर्निंग कैपिटलेशन रेशियो ऐसे ने यूज किया इसको, कि अर्निंग कैपिटलेशन रेट। अब देखो कभी अर्निंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो अर्निंग कैपिटलेशन रेशियो बताता है कि तुमने कितना अर्न किया है, तुम देखो अर्निंग कैपिटलेशन रेशियो इज तुमने कितना अर्निंग किया है डिवाइड बाय तुम्हारा बिजनेस का वैल्यू,
मतलब प्राइस प्राइस कितना पे किया है ऐसा होता है, ठीक है। समझ लो तुमने 10 रुपये अर्न किया और तुमने 500 रुपये दिया था, तो 10 रुपये कितना परसेंट है, 500 का, ये बताएगा तुम्हारा अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेशियो, ठीक है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बोलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलता है ऊपर अर्निंग ही रहेगा बट नीचे ना प्राइस नहीं रहेगा, नीचे रहेगा तुम्हारा इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस, तुम्हारा टोटल पैसा कितना लगा हुआ है, इक्विटी वाले का पैसा कितना लगा हुआ है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट दोनों एक ही केस में सेम हो सकता है, जब तुम्हारा बिजनेस का वैल्यू और तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू दोनों सेम होगा, इक्वल टू होगा। तो आईसीआई ने वो सोचा होगा, उस हिसाब से इसको लिया होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेशियो, ऐसा सोच के लिया होगा, वो अब पता नहीं मुझे, ठीक है। बट आईसीआई ने इसको यूज किया हुआ है प्राइस पी रेशियो निकालेंगे। क्यों, अब देखो पी रेशियो क्या बोलता है, प्राइस अपॉन अर्निंग, अर्निंग कितना अर्निंग कितना है तुम्हारा, 1 रुपये अर्निंग के लिए कितना प्राइस दोगे, और अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट बोलता है कि अर्निंग कितना परसेंट है प्राइस का, मतलब पी रेशियो का उल्टा ही होता है ना। तो ये 9% को अगर मैं उल्टा कर दूं तो मेरा पी रेशियो आ जाएगा। ये देखो सिंपल, यहाँ पे 9% को मैंने उल्टा कर दिया तो मेरा पी रेशियो आ गया 11.11 टाइम्स। मतलब पी रेशियो क्या बोलता है, प्राइस अपॉन अर्निंग, और अर्निंग कैपिटलाइजेशन को होता है अर्निंग अपॉन प्राइस, उल्टा बोलता है इसका, ठीक है। तो ये उल्टा दिया हुआ है 9%, तो इसको वापस से उल्टा करना है, प्राइस अपॉन अर्निंग लेके आना है, तो मैं क्या कर दिया उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, 11.11 टाइम्स, ठीक है। मतलब 1 रुपया कमाना है तो मार्केट में तुम्हारा 11.11 रुपीज चल रहा है, तो 2 रुपया कमाना है तो 2 रुपया का 11.11 इतना देना पड़ेगा। तो तुम्हारा मार्केट में ईपीएस अर्निंग कितना चल रहा है 2.25, तो मार्केट में देना कितना पड़ेगा 2.25 कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए 11.11 टाइम्स देना पड़ेगा, तो 2 रुपया 25 पैसा कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा, इसमें तड़का मार दो, ईपीएस में पी रेशो का तड़का मार दो, तो ईपीएस इंटू पी रेशो आ गया मार्केट में प्राइस 25, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने पी रेशो एकदम खोल के अच्छे से बताया, अलग से कॉन्सेप्ट डाल दिया 7 मिनट का, अगर आपको नहीं आता अच्छे से तो आप वहां से देख सकते हो, 7 मिनट का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, तो वहां पे पूरा पी रेशो अच्छे से समझा हुआ है। अब यहाँ पे फटाफट मैं करा रहा हूँ। अब देखो ये सब तामझाम छोड़ो, ऐसे भी कर सकते हो, दिस 2.25 रुपीज इज 9%, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2.25 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, तो आ गया 25 रुपया। तो यही तो 25 रुपये तो आया होगा यहाँ पे। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो, बट ये लोग ने पी अप्रोच बोला यूज करने के लिए, तो प्राइस पी रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये समझ में दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे आईसीआई ने इसको अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेशियो मान के किया हुआ है, तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना चाहिए था, आरओई कोई तुम ईसीआर नहीं मान सकते हो, दोनों का अलग अलग चीजें होती है ना, दोनों ऐसे थोड़ी ना एक ही चीज होती है। तो देखो 25 तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं मार्केट में प्राइस कितना 35, तो क्या ज्यादा है मार्केट में, ओवर वैल्यूड है, यस एक्चुअल प्राइस इज ओवर वैल्यूड, नो चॉल बे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग अर्निंग ग्रोथ मॉडल से निकाला तो यहाँ पे आ रहा है प्राइस 32.7, अभी भी यहाँ पे नो चॉल बे, एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, पी रेशियो जो होता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेशियो का उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि अर्निंग बोलता है अर्निंग कितना परसेंट है प्राइस का, पी रेशियो बोलता है कि प्राइस कितना है अर्निंग का, ठीक है। तो अर्निंग का प्राइस तो 11 निकालना है वो अपने को पता है, बट प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने के लिए ईसीआर को कैसे यूज करें उसको उल्टा कर दो, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, ये बता दिया ना, यही तो गेम है, सब खत्म हो गई बात। चलो दिस क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹14, अभी अभी डिक्लेयर किया ना, तो आगे का चाहिए हमको, तो कभी भी 14 रुपीज है। मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मिस्टर बी बोल रहा है कि मुझे खरीदना है, क्या शेयर्स खरीदना है बी आगे का एक्स लिमिटेड का, एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8% टू 9% विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स, बोल रहा है अभी तो 8% है बट आगे 9% हो जाएगा 3 साल के लिए, तो 3 साल तक 9% ग्रोथ रेट चलेगा। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर्स टू बी 360 आफ्टर 3 ईयर, बोला 3 साल के बाद उसका प्राइस 360 हो जाएगा प्राइस का, ठीक है। देखो जो टर्मिनल निकालते थे ना आगे अनगिनत सालों तक, तो उसको घींच के लेके आते थे, तो आता था ना थर्ड ईयर में जो बैठता था, वो प्राइस दिया हुआ है ऑलरेडी 360 रुपीज है थर्ड ईयर के बाद प्राइस, तो सिंपल सी बात है 14 रुपीज आज डिविडेंड है, तो आगे का 3 साल तक निकाल सकते हैं 9% 9% 9% ऐड करके, चलो करो, D1 हो जाएगा उसके ऊपर ऐड करो, कहाँ गया 14 रुपीज के ऊपर 14 प्लस 9% 15.26, इसके ऊपर वापस से 9% मारो, इसके ऊपर वापस से 9% मारो, ठीक है। अब इसके आगे जितना भी कैश फ्लो होने वाला है उसको घींच के लेगा कि प्राइस बता दिया 360 होगा, थर्ड ईयर में बता रहे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर 360 आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। तो ये 3 ईयर के एंड में ही तो बैठे अपन लोग, 3 ईयर के एंड में ही बैठे हुए ना, तो आफ्टर 3 ईयर मतलब 4th ईयर का बिगनिंग, तो थर्ड ईयर का एंड 360 होगा, ठीक है। तो सारे कैश फ्लो को पूल कर लो, तो 15.26 16.63 18 सर कौन से रेट से पूल करेंगे, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कुछ है क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी शुड पे फॉर शेयर्स इफ यू रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 13%, बोल रहा है उसको रिटर्न कितना कमाना है 13%, तो 13% से खींच लो इसको, 15.26 डिवाइड बाय 1.13 के हिसाब से, मतलब 13% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो ये यूज करना, ठीक है
फर्स्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई कर लो, या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो। 15.26 एलसीएम लो, डिवाइड बाय 1.13, ये आ गया 13.50, ठीक है। अब 16.63 लो एलसीएम में, डिवाइड बाय 1.13 दो बार करना है, तो एक बार किया इक्वल टू का बटन दबाया, अब एक बार और करना तो इक्वल टू का सिर्फ बटन दबाने का, ठीक है। तो 13.02 आ गया। अब 18.83 18.13 डिवाइड बाय 1.13, एक बार इक्वल टू, दो बार इक्वल टू, तीन बार इक्वल टू, जितने साल खींचना है उतने बार इक्वल टू का बटन दबाना चाहिए, ठीक है। 12.56 आ गया। 360 को भी लेके आ जाओ, डिवाइड बाय 1.13, 1 2 3 249, तो ये टोटल को ऐड कर लेंगे तो प्राइस आ जाएगा। अरे अभी बिजनेस सोल्यूशन में सिखाया ना, कैश फ्लो को पुल करके बिजनेस का वैल्यूएशन करते थे, तो वैसे ही कैश फ्लो को पुल करके यहाँ पे शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है, डिविडेंड होता है, वहाँ पे पूरी की पूरी कंपनी की अर्निंग होती थी। यहाँ पे क्या एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है वो है, ठीक है। तो सेम ही है दोनों में चीज़ है, ठीक है। 288.57 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर, हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ गया, मैक्सिमम प्राइस को 288.57 देना चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर्स इफ ही इज ओपिनियन दैट द 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली एंड 13% रेट ऑफ रिटर्न पर एनम। बोल रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि 3 साल तक 9% उसके बाद चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि 9% आज से ही 9% है और जिंदगी भर तक 9% ही चलेगा ग्रोथ रेट, ठीक है। तो 13% मेरा रिक्वायर्ड रेट है, मैं 9% जिंदगी भर ग्रोथ से कमाऊंगा, तो मेरा रिक्वायर्ड 4% ही डिविडेंड, और डिविडेंड है कितना, डिविडेंड कितना 14 तो आज का है, 14 प्लस 9%, 15.26, तो कहाँ गया, यहाँ पे किया होगा ना, हाँ तो D1 आ गया 15.26, बट दिस 15.26 इज 4%, 4% आया कहाँ से, टोटल मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ 13% है, बट 9% मेरा ग्रोथ से मैं कमा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक ही बार में खींच लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हर साल अलग अलग फिर ये अलग प्राइस आया, क्योंकि अलग अलग, सिंपल एक ही है जो आपको बताएगा। तो ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज 4%, कैसे पता चला 4%, 4% मेरा टोटल अर्निंग बोलो, टोटल मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलो, एक ही बात है। 13% उसमें से 9% ग्रोथ रेट, तो मैंने हटा दिया, तो ये मेरा आ गया दिस इज 4%, तो 100% कितना, ये आ गया मेरा प्राइस। तो आज मैं 381.50 इतना, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, ये मैक्सिमम मेरे देना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, बोला थर्ड ईयर के एंड में शेयर प्राइस निकालो, तो फोर्थ ईयर का डिविडेंड चाहिए रहेगा अपने को। 9% ग्रोथ रेट इज अचीव एंड अज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम, मतलब जो सेकंड में है वो सेम कंडीशन है, मतलब 9% ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहेगा। थर्ड ईयर का प्राइस निकालना है, तो फोर्थ ईयर का कैश फ्लो चाहिए। फोर्थ ईयर में क्या कैश फ्लो होगा, देखो अगर ये तुम्हारा हर साल ये 9% होगा, तो फोर्थ ईयर का डिविडेंड कितना होगा बताओ मुझे। ये थर्ड ईयर तक तो हमको पता ही था, ये देखो ना, ये सब 9% ही तो ऐड किया हुआ है, तो थर्ड ईयर में वापस से 9% ऐड कर दो, तो फोर्थ ईयर का डिविडेंड है 19.76। देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मुझे यहाँ का प्राइस पूछ रहा है, मुझे यहाँ का प्राइस पूछ रहा है, तो इसके आगे ऑनवर्ड्स जो भी आगे कैश फ्लो होंगे उसको एक साथ पुल कर लूंगा, मैं यही करूंगा ना, तो आ जाएगा मेरा प्राइस। तो फोर्थ ईयर का डिविडेंड लेना पड़ेगा, मैं वही बोला था, जब मुझे प्राइस थर्ड ईयर का निकालना हो तो ये मुझे डिविडेंड फोर्थ ईयर का चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आज इन्वेस्ट करूंगा तो भी आगे से पैसा मिलेगा ना, अभी कभी थोड़ी पैसा मिल जाएगा। तो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स क्या डिविडेंड है, तो ये 19.76, और आगे भी वही चलने वाला है 9%, 9%, 9%, तो एक साथ खींच लो, तो 19.76 डिवाइड बाय 4% इज 4% है। कैसे पता चला, तो सेकंड क्वेश्चन में था वही तो बोला ना, सेकंड इन अबव में जो कंडीशन है, तो 9% इंडिफरेंटली चलते रहेगा और 13% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो 9% तो ग्रोथ से कमाऊंगा, तो 4% वहाँ से कमा लूंगा डिविडेंड से। तो दिस डिविडेंड इज रिप्रेजेंटिंग 4%, तो 100% कितना डिवाइड बाय 4% करते हैं 494, तो थर्ड ईयर का प्राइस आ गया 494, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 डन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड हैज बीन मेंटेनिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% इन डिविडेंड, बोल रहा है डिविडेंड में 10% का ग्रोथ रेट है। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर, तो आगे का डिविडेंड कितना होगा 3 + 10%, तो 3.1 कभी भी लेंगे। द रेट ऑफ रिटर्न 3.3 सॉरी, ठीक है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%, मार्केट में रेट 12% चल रहा है, एंड द रिस्क फ्री रेट इज ऑब्जर्व एज 8%। जब मार्केट का रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ये दो चीज दिया है और कंपनी का बीटा भी दिया है, तो समझ जाओ आपको CAPM लगाना है, पोर्टफोलियो में सीखा होगा। तो देखो, तो यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, टोटल रिटर्न कितना कमाना है वो यहाँ से पता चलेगा। तो देखो मार्केट में रिटर्न चल रहा है 12%, ठीक है, मार्केट में रिटर्न चल रहा है 12%, और विदाउट रिस्क के लिए 8% कमा सकते हो, तो 4% आपको एक्स्ट्रा कमाना है, उसके लिए रिस्क लेना, और रिस्क लोगे तो 1.5 का बीटा है, तो 4% इंटू बीटा कर दिया। तो अगर
मार्केट 1% कमाएगा तो आप एक नहीं, आप 1.5 कमाओगे, और मार्केट 1% लॉस में जाएगा तो आप एक नहीं 1.5 लॉस में जाओगे। तो आपको प्रीमियम कितना लेना है, 12-4, 12-8, आपको 4% का प्रीमियम कमाना है, तो आप 4% नहीं कमाओगे, इंटू बीटा करके 1.5, तो 4 इंटू 1.5 आप कमाओगे 6%, और विदाउट रिस्क 8% तो मिल ही रहा है, तो रिस्क लेके ये कमाओगे, ये भी रिस्क लेके कमाओगे, और 8% विदाउट रिस्क, तो 8 प्लस कितना आ जा रहा है 4 इंटू 1.5, तो टोटल रिक्वायर्ड रेट आपको रिटर्न चाहिए 14%, क्योंकि इक्विटी शेयर में पैसा डालते रिस्की होता है, तो इसके लिए आपका टोटल रिटर्न इज 14, इसके लिए फॉर्मूला लगा है। सिर्फ आरएफ ले लेते हैं ना, नहीं तो सिंपल गवर्नमेंट बॉन्ड में ये सब जगह पैसा डाल रहे तो आरएफ को ले लेते हैं, मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बट मैं तो रिस्क भी ले रहा हूँ ना भाई, तो रिस्क ले रहा हूँ तो प्रीमियम मिलना चाहिए, और तुम्हारे कंपनी का बीटा तुम 1.5 है, सबका कंपनी का बीटा अलग अलग होता है, ठीक है, शेयर हर शेयर का बीटा अलग अलग होता है। अब बीटा क्या होता है पोर्टफोलियो में अच्छे से जाके देख लो, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो 14% आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, ये मेरा आ गया रिटर्न। अब क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कंपनी शेयर, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो निकाल दिया मैंने सीएपीएम मॉडल से, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर बाय डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, बोल रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो, तो प्राइस तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड इज कितना रुपीस है, डिविडेंड 3 रुपया, ठीक है, बट मेरे को तो आगे का डिविडेंड चाहिए, तो 3.3 इज डिविडेंड, ठीक है, मुझे टोटल कमाना है 14%, बट मैं ग्रोथ से कितना कमा ले रहा हूँ, यहाँ पे बताया था ना 10% तो मैं ग्रोथ से कमा ले रहा हूँ, तो ये डिविडेंड से कितना कमा रहा हूँ 4%, तो मुझे प्राइस, ये डिविडेंड इज 4%, तो पैसा कितना डाला हूँ, पैसा कितना डालूंगा 82.5 रुपीज़, ठीक है, यही तो मैंने यहाँ पे किया होगा, हाँ यही किया है, देखो डिविडेंड आ गया, दिस डिविडेंड इज 4%, देखो मैंने स्टार्ट में जो बताया ना P0 इक्वल टू D1/K मैनेज, ये जो फॉर्मूला है वो जो एकदम तोड़ ताड़ के बताना, वही सब जगह वही यूज होगा, वही करके ही आपको पूरा शेयर वैल्यूएशन खत्म करना है, उसमें ही ये सब सब जगह वही पे लगे, वही लगेगा, तो वो आपने सीख लिया तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब अपना दिमाग से निकल जाता है, मतलब दिमाग से हो जाता है, निकल नहीं जाता है, दिमाग से सारे क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो 3.3 रुपीज़ इज 4%, तो 100% कितना 82.50। सर एक बार और बता दो, देखो 3.3 रुपीज़ आप कमा रहे हो, दिस इज 4%, ये 4% है, ठीक है, किसका 4% है, जितना आपने पैसा डाला होगा, तो पैसा कितना डाला होगा 100%, तो 100% कितना 3.3 डिवाइड बाई 4% कर दो, तो 100% 82.50 इस प्राइस, इतना पैसा डाला होगा तो 3.3 कमा रहे हो, खत्म हो गया बात, ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलो 8 हो गया, 9th क्या बोल रहा है, अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%, तो 2 रुपीज पर शेयर विथ ग्रोथ रेट ऑफ 7%। अब देखो क्लियरली बोला नहीं है कि ये आज का डिविडेंड है या आगे का डिविडेंड है, तो आप दोनों अल्टरनेटिव से कर सकते हो, इसको आज का डिविडेंड मान लो, इसके ऊपर 7% ऐड करके आगे का 1 साल का डिविडेंड निकालो, जो D1 हम लोग लेते हैं, या तो फिर इसी को D1 ले लो, ऐसा मान सकते हो कि ये इसमें ग्रोथ रेट इंक्लूडेड है, पर शेयर विथ अ ग्रोथ रेट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको D0 मानते हैं और 7% ऐड करके निकालते हैं, ठीक है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 9%, विदाउट रिस्क 9% है, और रिस्क लेके 13% मार्केट में, ठीक है, एंड कंपनी का बीटा 1.4 है, हाउएवर ड्यू टू डिसीजन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर बीटा बढ़ जाएगा 1.75 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज वेल एज द लाइकली वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर द डिसीजन, तो पहले एक बार बीटा 1.5 ले लेते हैं और एक बार बीटा 1.75 लेके क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। तो देखो D0 इज 2 एंड 7% मार दिया, तो D1 आ गया आपका, एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया 2.14, ठीक है। अब डिविडेंड कितना परसेंट है वही हमको निकालना है, ठीक है, ये इतनी सी बात है, तो टोटल रिटर्न में से ग्रोथ को निकाल देंगे तो पता चल जाएगा डिविडेंड कितना परसेंट है। तो टोटल रिटर्न कैसे निकालेंगे, आरएफ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 9%, और रिटर्न मार्केट में कितना 13%, तो रिस्क लोगे आप तो 4% का बेनिफिट होगा, बट आपका बीटा 1.5, तो आपको 4 नहीं 4 इंटू 1.5 का बीटा बेनिफिट होगा, तो 4 इंटू 1.5, 4 इंटू 1.5, तो 6% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर रिस्क लोगे तो, और विदाउट रिस्क तो 9% मिलेगा ही, प्लस 9%, तो 15% होगा तुम्हारा रिटर्न, ठीक है, तो टोटल रिटर्न 15%। अब उसमें से 7% आपका ग्रोथ से आप कमा रहे हो, ठीक है, तो जो डिविडेंड है वो कितना परसेंट है, मैंने एग्जाम सबसे स्टार्ट में सबसे पहले यही बोला था ना, डिविडेंड का परसेंटेज कभी नहीं दिया रहेगा, तुमको निकालना रहेगा, तो डिविडेंड कितना परसेंट होगा, 15 में से 7% निकाल दो ग्रोथ से, तो डिविडेंड से कितना कमा रहे हो 8%, तो 2.14 इज 8%, तो 100% कितना पैसा कितना लगाया होगा, तो यह आ जाएगा 2.14 डिवाइड बाय 8%, तो 26.75, ठीक है। अब अगर बीटा बढ़ जाता है तो यहाँ पे 1.5 की जगह बीटा 1.75 हो जाता है, तो क्या होगा, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाएगा, ये 4% मिलेगा इंटू 1.75, 4 इंटू 1.75 प्लस 9, तो 16% हो गया। अब बस नीचे का चेंज हो जाएगा, टोटल रिटर्न 16%, उसमें 7% डिविडेंड से सॉरी ग्रोथ से कमा रहे हो, तो 9% आपका डिविडेंड है, तो 2.14 इज 9%, तो कितना हो जाएगा P0, तो आ गया 23.78। तो जैसे जैसे आपका रिटर्न बढ़ता है ना, रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे आपका प्राइस गिरता जाता है, क्योंकि पैसा कंपनी के पास नहीं रह रहा है, कंपनी ये समझो आप,
समझ लो ना, आपका रिटर्न 15% था, तो समझ लो कंपनी 15 रुपये आपको दे रही, ठीक है। अब रिटर्न आपका 20% होगा, तो कंपनी की जेब से पैसा निकलेगा, 15 की जगह 20 जाएगा, तो कंपनी के पास पैसा कम है। अब कंपनी के पास पैसा कम है तो कंपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कम ग्रोथ पर कम। जितना ज़्यादा कंपनी, जितना रिटर्न कम होगा परसेंटेज का, उतना कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा होगा, उतना कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात समझ में गई। तो फॉल इन शेयर प्राइस आफ्टर डिसीजन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, शेयर्स ऑफ वाइज लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 टाइम्स। बोल रहे जो शेयर प्राइस है वो पी रेशियो 8 टाइम्स दिया, तो जो भी शेयर प्राइस है उसका, जो भी ईपीएस है उसका 8 टाइम्स मार्केट में चल रहा है, ठीक है। ईपीएस दिया हुआ है, द कंपनी रिटेन्स 5 पर शेयर विच इज 45% ऑफ अर्निंग पर शेयर। बोल रहा है कंपनी 5 रुपया रिटेन कर लेती है। जब कंपनी 5 रुपया रिटेन कर लेती है जो कि 45% है, तो कंपनी टोटल अर्निंग कितना कर रही है, अर्निंग कितना कर रही है। तो देखो पी रेशियो तो पता है हमको 8 टाइम से, जब रिटेन 5 रुपया कर ले रही है और वो 5 रुपया 45% है, अर्निंग पर शेयर का 45% है, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, तो दिस 5 रुपीज इज 45%, तो 5 डिवाइड बाई 45%, तो 100% कितना, तो ईपीएस आ गया 11.11, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, 5 डिवाइड बाई 45% कर दिया। सिंपल सी बात है ना, 5 रुपया इज 45%, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई से पूरा एएफएम खत्म हो जाता है, ठीक है। पूरा फॉरेक्स खत्म कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई पे, कोई फॉर्मूला नहीं लगा फॉरेक्स में, देख लो आप जाके, ठीक है। तो देखो अब देखो ना, ईपीएस का 45% करो, उतना ही तो रिटेन कर रही है। 11.11 का 45% करो, 5 रुपये आता है क्या, नहीं 4.9999, तो ये 5 रुपये तो रिटेन कर रही है। तो वही दिया होता, 5 रुपया जो रिटेन कर रही है 45% है, तो ईपीएस आपको पता चल गया। अब ईपीएस में क्या करो, पी रेशियो का तड़का मार दो, तो ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार दिया तो आ गया मार्केट प्राइस, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ही करते हैं। देखो अभी जो नए बच्चे लोग वो लोग को लग रहा है सर क्या तड़का मार रहे हैं, हम लोग मर्जर इक्वेशन में ऐसे ही किए, ठीक है। ईपीएस में पी रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं और फॉर्मुला याद करते हैं, हम लोग तड़का मारते हैं, ठीक है। हम लोग ने वहाँ पे पूरा खोल दिया था पी रेशियो को। पी रेशियो समझना अच्छे से, तो अलग से 7-8 मिनट का कॉन्सेप्ट वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है, वहाँ से समझ लो तो समझ जाएगा तड़का क्यों मारता हूँ मैं, ठीक है। तो 11.11 इंटू पी रेशियो मार दिया तो मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया। अब देखो ईपीएस 11.11 है, देखो ईपीएस 11.11 है, इसमें 45% कंपनी रिटेन कर लेती है, रिटेन कर लेती है। तो डिविडेंड कितना बांटती होगी, मुझे डिविडेंड भी तो पता करना है। तो 55% डिविडेंड बांटती है, तो 11.11 का डिविडेंड बांट देती है 55%, दैट इज 6.1105, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, you are required to compute the cost of equity to the company if the market price growth market expects a growth rate of 15%। इस बार क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, इस बार तुमको टोटल रिटर्न निकालना है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है 15%, ठीक है। क्या तुम्हारे पास प्राइस भी है इस बार, देखो प्राइस कैसे निकलता था, डिविडेंड इज हाउ मच परसेंट, डिविडेंड मेरा कितना परसेंट, डिविडेंड पता चला था 6.1105, डिविडेंड डिवाइड बाय मैं क्या कर देता था परसेंटेज, तो आ जाता था मेरा प्राइस, ठीक है। डिविडेंड कैसे पता चलता था, टोटल रिटर्न में से मैं क्या करता था, ग्रोथ वाले परसेंटेज को हटा देता था, तो जो बचता था वो डिविडेंड से कमाई हो गया, ठीक है। तो अब क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये डिविडेंड है, अब ये डिवाइड बाय कितना परसेंट है, तो के में से 0.15 ग्रोथ वाला हटा दिया, तो ये बच गया मेरा, ये मेरा प्राइस आ जाता था। इस बार प्राइस अपने को पता हुआ है 88.88, अभी अभी तो निकाला तड़का मार के, तो प्राइस मुझे पता है, डिविडेंड मुझे पता है, ग्रोथ रेट मुझे पता है, तो के नहीं निकाल सकता मैं, के आ गया मेरा 21.87%। ये सॉल्व तो करने आता है आपको, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको ना सिंपल भी निकाल सकते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिविडेंड था 6.1105, तो देख लो प्राइस का कितना परसेंट है, तो 6.1105 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 88.88 इंटू 100, ये बताओ मुझे कितना है। देखो सिंपल बता दे रहा हूँ आपको कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 88.88 इंटू 100, ये 6.875% है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मेरे को टोटल रिटर्न निकालना है, ठीक है, मतलब कि यही निकालना है मुझे। डिविडेंड से 6.875 का कमाई हुआ है, और ग्रोथ से कितना हुआ था, ग्रोथ से यहाँ पे दिया था ना 15%, ग्रोथ से 15% है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा ना, दोनों को ऐड कर दो टोटल रिटर्न आ जाएगा प्लस 15, 21.875, ऐसा भी निकाल सकते थे, ठीक है, सिंपल। यही तो बताया था ना, दो तरह से इनकम होता है, एक डिविडेंड से और ग्रोथ से। ग्रोथ का मुझे पता है, डिविडेंड से मैं निकाल लूंगा तो दोनों को ऐड करूंगा मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो पूछा था, यही तो पूछा था। तो डिविडेंड की कमाई कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पता है तुमको, तुम इतना से नहीं निकाल सकते हो, तुमको डिविडेंड पता है, तुमको प्राइस पता है, तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो डिविडेंड से कितना परसेंट कमा रहा है, फिर वो परसेंटेज में प्लस ग्रोथ का परसेंटेज ऐड कर दो, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। देखो ना ये 88.88 वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा 6.1105 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 88.88, मतलब डिविडेंड से कितना कमाया, और ये 0.15 बाद में ऐड हो जाता है वहाँ पे जाके, मतलब 15% ऐड हो गया, तो वही तो हुआ ना। अब दोस्त यही दोनों तो हुआ, समझ रहे हो, लॉजिकली समझोगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया मेरा। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, इफ द एंटिसिपेटेड रेट इज 16% पर एनम, बोल रहा है कि
ग्रोथ रेट एंटिसिपेटेड 16% है, कैलकुलेट द इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब जो आपने निकाला वही रखो, ग्रोथ को 15 की जगह 16% ले लो, तो आप प्राइस बता दो नया प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इस बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, ये भी पता है, ग्रोथ चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो ऊपर आया वही लेने का, ठीक है। तो ये डिविडेंड, अब डिविडेंड का परसेंटेज चेंज हो गया, कितना हो गया, अब टोटल कॉस्ट में से डिविडेंड इज 16%, 21.87 टोटल तुम्हारा रिटर्न है, उसमें से डिविडेंड इज ग्रोथ इज 16%, तो डिविडेंड कितना परसेंट है, 21.87 माइनस 16, नाउ डिविडेंड इज 5.87%, तो दिस 6.1105 इज 5.87%, तो दिस डिवाइड बाय दिस आ गया प्राइस, ठीक है। घुमाया और कुछ नहीं किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला वही यूज कर लो, ग्रोथ को चेंज कर दो, तो तुम्हारा प्राइस नया प्राइस बता दो, तो 88 से 104.8 चेंज हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, अब बोल रहा है अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% लो एंड ग्रोथ 19% लो, तो अब मार्केट प्राइस बताओ। तो अब सीधी सी बात दिख रहा है, डिविडेंड से कितना कमा रहे हो, टोटल रिटर्न में से ग्रोथ इज 19% है, डिविडेंड से कितना कमा रहे हो 1%, तो जो था तुम्हारा डिविडेंड 6.1105 ये 1% है, तो 6.1105 इज 1%, ठीक है। तो 100% कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, तो दिस डिवाइड बाय वही 1% है ना, 20 माइनस 19, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्राइस पर शेयर, ठीक, खत्म हो गई बात। दिस क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, क्या बोल रहे हैं, Messrs X Limited has paid a dividend of 2.5 per share on face value of 10 rupees. फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। द डिटेल्स आर एज फॉलोस, करंट मार्केट प्राइस अभी का प्राइस दिया हुआ है 60 रुपीज, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, बीटा ऑफ शेयर दिया हुआ है, एवरेज मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 9% दिया, इंट्रिसिक वैल्यू निकालने बोल रहा है कंपनी का, ठीक है। इनके हिसाब से 60 रुपये, हमारे हिसाब से भी बोल रहा है निकाल लो आप ये सब यूज करके, ठीक है, तो निकाल लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तुमको रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, तो ये दोनों के बीच का 6% आप कमाओगे, बट आपको 6 नहीं मिलेगा, आपका बीटा 0.75, तो 6 इंटू 0.75 प्लस रिस्क फ्री तो 9% मिलेगा, तो टोटल तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13.5%। ग्रोथ से कितना कमा लोगे, देखो अभी का डिविडेंड दिया है, कंपनी ने पे किया डिविडेंड 2.50, ठीक है, तो ग्रोथ रेट उस पर ऐड कर दोगे तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा, हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही लेते हैं, तो 2.5 प्लस 7% 10% इज 2.75, तो ये डिविडेंड कितना परसेंट है वही निकालना रहता है। पूरे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में एक लाइन याद कर लो, दिमाग के अंदर घुसा लो कि डिविडेंड कितना परसेंट है वो तुमको निकालना है, वो पता चल गया तो तुम्हारा शेयर वैल्यूएशन निकल जाएगा, ठीक है। डिविडेंड इज इतना परसेंट, तो 100% कितना, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो डिविडेंड 2.75 कितना परसेंट है, तो टोटल रिटर्न में से ग्रोथ से आप कमा ले रहे हो कितना कितना, कहाँ गया मिल 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 भाई मिल हाँ ग्रोथ से कमा ले रहे हो 10%, ठीक है, तो 13.5 में से ग्रोथ से 10% कमा ले रहे हो, तो 13 देखो ना, ऐसे ऐसे कर लेने का, टोटल रिटर्न इसमें से डिविडेंड से कितना और ग्रोथ से कितना, ग्रोथ से टोटल रिटर्न पता है, हाँ अभी निकाला 13.5%, डिविडेंड से पता है ये तो निकालना है, ग्रोथ से कितना है, ग्रोथ से 10% है, तो डिविडेंड से आ गया 3.5%, और डिविडेंड का अमाउंट भी पता है 2.75, तो 2.75 इज 3.5%, तो 100% कितना, यही तो करने का, 2.75 डिवाइड बाय 3.5%, 78.57, तो आ गया 78.57, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आपको लॉजिक पता रहेगा, प्रेजेंट तो कर ही लोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, क्या बोल रहा है, फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2008, 8% डिबेंचर है 125 लैक्स, ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स है, 10% बॉन्ड है 50 लैक्स, इक्विटी शेयर्स है एंड रिजर्व सरप्लस है, तो इतना पैसा कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स 100 लैक्स एंड रिजर्व सरप्लस 300 लैक्स, इक्विटी वाले का पैसा जो होता है कंपनी में लगा हुआ है। टोटल असेट्स बोले तो 600 लैक्स दिया हुआ, असेट टर्नओवर रेशियो इज 1.1, मतलब जो सेल्स है वो असेट का 1.1 टाइम सेट, तो असेट कितना है आपका 600 है, तो सेल्स कितना हो जाएगा 600 इंटू 1.1 मतलब 660 लैक्स। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8%, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड और डिबेंचर से जो भी खर्चा होने वाला है ना, ये नेट आपका इफेक्टिव बता रहा है 8% होने वाला, तो आप दिमाग मत लगाना 125 का 8%, 50 का 10%, ऐसा मत करना, डायरेक्ट ये दोनों को ऐड करोगे तो उसके ऊपर 8% कर दोगे, आपका आ जाएगा इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है। इफेक्टिव टैक्स रेट बता रहा है 40%, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब कि ईबीआईटी की बात कर रहा है 10% आपका, सेल्स के ऊपर डायरेक्ट 10% मार दोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, सीओजीएसओ से माइनस करने के बाद जो आता है ना ऑपरेटिंग मार्जिन, वो बता रहा है 10% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67%, मतलब जो भी कंपनी कमाएगी अर्निंग करेगी उसमें से 16.67% कंपनी बांट देगी, तो डिविडेंड देगी, ठीक है, तो अब बाकी क्या करेगी, अपने पास रखेगी, रिटेन करेगी। ठीक है, एक सेकंड,
करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 14 रुपीज़ पर शेयर दिया हुआ है, मतलब अभी का मार्केट प्राइस दिखा रहा है, बता रहा है। एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट बता देंगे, मतलब जो ईबीआईटी टैक्स माइनस करो इनकम, ये पूरा निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो पहले तो सेल्स पता रहना चाहिए, सेल्स कितना होगा, तो टोटल असेट का 1.1 टाइम्स। तो देखो मैंने ऐसा कर लिया, सेल्स डिवाइड बाय असेट इज 1.1 टाइम्स दिया हुआ है, तो सेल्स कितना हो जाएगा, असेट को वहाँ पे लेके चले गए तो 600 इंटू 1.1, सेल्स आ गया तुम्हारा 660। अब मैं निकाल सकता हूँ। तो इसमें ये लोग ने बोला था ऑपरेटिंग मार्जिन इज 10%, ठीक है। तो ईबीआईटी का 10%, सेल्स का 10% तुम्हारा ईबीआईटी होगा 66। उसमें से आप क्या करो, इंटरेस्ट को माइनस कर दो। इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, यहाँ पे देखो दिखा था, इंटरेस्ट रेट इज 8%, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल लिया कितना आपने, डेट से पैसा कितना लिया, 125 प्लस 50, तो 125 प्लस 50 175, उसका 8% आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, तो इंटू 8% 14, तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसमें से मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, मेरा 52 आ गया। अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया 40%, तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। ये मेरा टैक्स, ये क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, दिस इज फॉर प्योर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि मैंने डेब्ट वाले का पैसा खर्चा वर्चा सब माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा मेरा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच 100 लैक्स है, ठीक है। तो ये 100 लैक्स आपका क्या है, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आ जाएगा 10 लैक्स नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो 31.20 इतना लैक्स का टोटल आपका क्या है, अर्निंग हुआ है। उस वो नंबर ऑफ शेयर्स 10 लैक्स है, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 3.120 पर शेयर, मतलब एक शेयर को आप 3.120 कमा के दे रहे हो अर्निंग पर शेयर। इसमें से आप डिविडेंड कितना बांट देते हो, 16.667, ये देखो यहाँ पे दिखा था 16.667%। तो डिविडेंड आपका हो गया 16.67%, मतलब 0.52 आप डिविडेंड बांट दे रहे हो। तो जो बचा हुआ है रिटेन कर ले रहे हो 83.33, मतलब 2.6 रुपीज़ आप रिटेन कर ले रहे हो, ठीक है। तो 2.6 3.120 में से रिटेन कर ले रहे हो, तो ग्रोथ कितना होगा इसका आपका, देखो देखो अभी इसको ऐसा भी कर सकते हो आप। ये जो आपका 31.20 अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है, ये कितना परसेंट है आपका, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, कितना परसेंट है इक्विटी के ऊपर। तो इक्विटी आपने लगाया था 400 लाख का, देखो ना यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, ये 400, ये पैसा इक्विटी का ही है ना। आप बोलोगे डेट भी ले लो सर, डेट क्यों लूँ, क्योंकि ये पैसा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का, डेट का तो खर्चा मैंने मैनेज कर दिया ना, तो मैं रिटर्न इन इक्विटी देख रहा हूँ। तो 31.20 इस कितना परसेंट है, 400 लाख का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.8%। अब सिंपल सी बात है, देखो 7.8% मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से मैं 7.8% का 16.667% बांट दे रहा हूँ, तो जो बच रहा है, तो 7.8 का 83.33%, मतलब ये रिटेन जो कर रहा हूँ वही तो मेरा ग्रोथ होगा, जितना मैं अपने पास कंपनी रखेगी उसी से तो ग्रोथ होता है। तो 7.8% जो अर्निंग हो रहा है उसका 83.33% अपने पास रख रहा हूँ, तो उतने से मेरा ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ ही 6.5%, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना सा हम लोग निकाल लिए। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2.60 इस कितना परसेंट है, 3.120 का 83.33% है, ठीक है। इतना मुझे पता चल गया। अब 3.120 आप निकाल लो कितना परसेंट है आपका ये पैसा जितना लगाया उसके ऊपर, तो पैसा कितना लगाया यहाँ पे 400 लाख लगाया ना, तो वही, अरे वही तो किया, वही तो घुमा के बता रहा हूँ। 3.120 31.20 टोटल है, टोटल कितना है 400 लाख के ऊपर, कितना परसेंट आप कमा रहे हो, ये कमा रहे हो कितना परसेंट, 7.8%, उसमें से 83.33% अपने पास रख रहे हो, तो उतना रिटेन कर रहे हो, वही तुम्हारा ग्रोथ निकलता है, ठीक है। अब ग्रोथ मुझे मुझे पता चल गया, तो ये लोग ने इनकम स्टेटमेंट बोला था निकालने, बना दिया। ग्रोथ निकालने बोला, ग्रोथ बना दिया। कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तो मेरा डिविडेंड मुझे पता है, हाँ पता है 0.52 है, ठीक है। अब 0.52 तो अभी का है, बट उसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे 6.5%, ये ग्रोथ है ना 6.5%, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। और जो डिविडेंड है कितना परसेंट है, कैसे पता चलेगा, तो 15% टोटल रिटर्न है, देखो ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टेड 15% चाहिए, बट वो 6.5% वो ग्रोथ से कमा लेगा, तो जो बचेगा माइनस करने के बाद वो ग्रोथ का आ जाएगा, ठीक है। देखो ना ये सिंपल सी बात है जो हम लोग करते थे। टोटल रिटर्न 15% है, उसमें से 6.5 ग्रोथ से कमा लूंगा, तो 15 माइनस 6.5, 8.5 क्या करूँगा मैं, ये डिविडेंड से कमाऊंगा, ठीक है। 8.5 डिविडेंड है कितना परसेंट, डिविडेंड है कितना 0.52, 0.52 तो क्या अभी का डिविडेंड है,
ये तो अभी का है ना, ये डेटा तो अभी का, तो अभी का डिविडेंड निकला ना, ये तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कभी भी लेंगे ना आगे वाले साल का, प्राइस आपका निकालना है तो 8.5 कितना था, 0.52, तो 0.52 ये डिविडेंड है, प्लस इसमें ग्रोथ ऐड कर दो 6.5%, तो 0.52 प्लस 6.5% ये आ गया आपका 0.5538। तो ये डिविडेंड अमाउंट जो है वो 8.5% है, तो 100% कितना, तो वही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। तो ये ऊपर वही निकाला ना 0.5538, दिस इज 8.5%, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6.51 आ जाएगा। हमारे हिसाब से प्राइस 6.51 आ रहा है और इनके हिसाब से प्राइस दिया हुआ है 14 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर एट करंट मार्केट? तो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, आपके हिसाब से तो शेयर प्राइस कम आ रहा है, इनका तो मार्केट में ज़्यादा ही चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड तो कभी भी बाय नहीं किया जाता, ठीक है। कोई भी चीज़ महंगी रहेगी बिना मतलब कि आपके हिसाब से, तो आप खरीदोगे क्या, आप सोचोगे नहीं वेट करते हैं मेरे प्राइस पे लेवल पे आने दो उसके बाद खरीदेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डन हो गया। 12, 13 तो अभी अभी किया अपन लोग। क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 9%, आर एफ दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 13%। तो आपको पता है अभी इतने बार तो कर चुके, आर एम माइनस आर एफ कर लो, इंटू बीटा मार दो, बीटा कितना है दिया होगा, इक्विटी स्टॉक का बीटा देखो 1.2 है, तो आपको आ जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13 माइनस 9 4 इंटू बीटा मार दो तो 1.2, आपको उतना मिलेगा, आर एफ तो मिलेगा ही मिलेगा, 13.8% हो गया। और क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 7% है, एंड लास्ट डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी इज 2 रुपीज़। तो लास्ट डिविडेंड तो अपने को तो एक्सपेक्टेड चाहिए, तो 2 रुपीज़ के ऊपर 7% मार दोगे तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा 2.14, ठीक है। तो 2.14 इज डिविडेंड है, डिविडेंड कितना परसेंट है, मैंने एक ही लाइन बोला डिविडेंड कितना परसेंट है वही आपको पता चलना चाहिए, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा टोटल मार्केट प्राइस, टोटल मार्केट प्राइस, हाँ मार्केट प्राइस। तो 2.14 इज हाउ मच परसेंट, तो टोटल रिटर्न में से ग्रोथ को निकाल दो, तो जो बचेगा डिविडेंड का हो गया, ठीक है। तो 13.8 टोटल कमाना है, उसमें 7% मैंने निकाल दिया, तो जो बचा वो ग्रोथ के लिए, तो सॉरी जो बचा वो डिविडेंड का परसेंटेज है, तो 2.14 इज कितना परसेंटेज, 3.8 माइनस 7, 6.8%। तो दिस 2.14 इज 6%, 6.8%, तो 100% कितना, डिवाइड कर दो कि आ जाएगा 31.47, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%, बोल रहा है इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%, मतलब आपका आर एफ और आर एम दोनों 2% से बढ़ जाएगा, तो आर एफ हो जाएगा 9 + 2 11%, आर एम हो जाएगा 13 + 2 15%, एंड बीटा चेंज हो गया 1.3, एंड ग्रोथ रेट आपका 3% से बढ़ जाएगा, मतलब 7 की जगह 10% हो जाएगा। सिंपल बात है, तो बीटा चेंज हो गया, अब तो आर एम दोनों नया आ गया, तो के ही नया आ जाएगा 16.12, एंड ग्रोथ रेट चेंज हो गया 10% होगा, तो यहाँ पे अब 2 रुपये के ऊपर 10% मार दो, यहाँ पे 7% किया था, यहाँ पे 10% कर दो, और कुछ चेंजेस है ही नहीं। तो अब नया डिविडेंड है 2.2, नया के ये 16.2, और नया ग्रोथ रेट 10% है, तो अब ये कर दोगे तो 35.48 आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है, और तो कुछ था नहीं इसमें, ये सब कर चुके हैं अपन लोग। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चलो 14 स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500 ईच हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं एक शेयर खरीदूं जिसका मार्केट में अभी वैल्यू चल रहा है 500 रुपया, एंड फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5, मतलब 5 शेयर अगर जिसके पास है तो उसको एक शेयर बोनस में मिलेगा, ड्यूरिंग द 4th ईयर में, चौथे साल में मिलेगा बोनस, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, 3 साल तक कोई बोनस नहीं। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%, हर साल डिविडेंड मिलेगा, एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपांडेड कैपिटल बेस, मतलब अगर कैपिटल बेस तुम्हारा बढ़ेगा तो भी तुमको जो डिविडेंड है 20% ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ही इंटेंस टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ 7th ईयर, वो 7th ईयर के एंड में शेयर सेल करना चाहता है, एंड एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 ईच, बोल रहा है कि 900 रुपये पर शेयर में बेच दूंगा शेयर को, ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स आर एस्टिमेटेड टू बी 5%, मतलब अगर बेचेगा तो 5% ऑफ मार्केट प्राइस उसको क्या लगेगा, खर्चा पानी लगेगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस लगेगा, और खरीदेगा तो भी 5% ऑफ मार्केट प्राइस उसको खर्चा पानी लगेगा। ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12%, उसका रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, मतलब जो भी प्रेजेंट वैल्यू आप लेके आओगे 12% के हिसाब से लेके आओगे। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर्स इफ यू वांट, अगर क्या खरीदना चाहिए पहले तो वो बता दो, फिर हाँ अगर खरीदना चाहिए तो मैक्सिमम प्राइस कितना वो पे करेगा हर शेयर का वो बता दो। एज्यूम नो टैक्स ड्यूटेड इनकम एंड कैपिटल गेन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा क्या इंडिया में, नहीं ऐसा नहीं होता है, टैक्स वैक्स सब लगता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये क्या बोल रहा है,
हर साल 20% डिविडेंड मिलेगा। समझ लो एक शेयर उसने खरीदा, ठीक है, एक शेयर खरीदा तो उसको हर साल डिविडेंड कितना मिलेगा। मुझे शेयर का वैल्यूएशन ही तो करना कि कितने शेयर प्राइस में मुझे खरीदना चाहिए। अभी उसका वैल्यू पहले तो निकाल के देखेंगे कितना होता है। तो 7 साल तक ही अपने पास रखेगा। तो अगर 7 साल तक रखेगा तो उसको कैश फ्लो कितना मिलेगा। फर्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा 20%, हाँ मिल गया। समझ लो एक शेयर उसने खरीदा। सेकंड ईयर डिविडेंड मिलेगा 20%, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है ना कभी भी डिविडेंड। तो 100 का 20%, ठीक है, तो 20 रुपीज़, फिर 20 रुपीज़, फिर थर्ड ईयर भी 20 रुपीज़। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स देखो यहाँ पे क्या हो गया, शेयर उसका बोनस शेयर मिल गया। 5 शेयर को 1 शेयर बोनस मिला। तो मुझे बताओ 5 शेयर को 1 शेयर बोनस मिला, बट इसके पास क्या एक शेयर ही है, इसने 1 शेयर लिया समझ लो, तो इसको कितना बोनस मिलेगा। तो 1/5, इसको मिलेगा 0.2। तो इसके पास 1 शेयर था पहले से और अभी 0.2 बोनस मिल जाएगा, तो इसके पास 1.2 शेयर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ये सर 1.2 शेयर्स हो जाएगा। अब देखो एक शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपीज़, तो 1.2 शेयर का फेस वैल्यू कितना होगा, 100 इंटू 1.2, 120 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपये पे उसको 20% डिविडेंड मिलता था, मतलब 20 रुपया मिलता था। तो 120 पे डिविडेंड कितना मिलेगा, 120 इंटू 20%, 24 रुपीज़। ये समझ में आता है, यही समझने की बात है। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक शेयर था तो मुझे 20 रुपीज़ डिविडेंड मिल रहा था, ठीक है। जब मेरे शेयर बोनस शेयर मिला, 5 शेयर को 1 शेयर, तो मेरे पास तो एक ही शेयर था, तो मेरे को 0.2 शेयर बोनस मिला, तो मेरे पास टोटल 1.2 शेयर्स हो गया। अब 1.2 शेयर्स मुझे मेरे पास हो गया। एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था, तो 20% बोनस मिलता था 20 रुपीज़। अब 1.2 शेयर से एक नहीं है, तो फेस वैल्यू 120 हो जाएगा, तो 20% बोनस 24 रुपीज़ मिलेगा। तो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड टोटल सेवन्थ ईयर, सेवन्थ ईयर तक आपको जो मिलेगा कैश फ्लो वो 24 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ सेवन्थ ईयर आप शेयर को बेच दोगे, तो अब शेयर एक नहीं आपके पास 1.2, यहीं पे सबका गलती होता है, 1 शेयर ले लेते कभी भी। 1.2 हो गया ना भाई, बोनस शेयर तुम्हारे पास ही आया तुम्हारे जेब में, तो बेचोगे तो बोनस के साथ ही बेचोगे। तो शेयर्स 1.2 शेयर बेच दिया। एक शेयर वो मार्केट प्राइस क्या 900 में बेचने का सोच रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस, तो 1.2 इंटू 900, तो 1080 उसको मिल जाएगा। बट इंसिडेंटल एक्सपेंस लग जाएगा 5%, तो 5% का उसका खर्चा लग जाएगा। तो 1080 यही मार्केट प्राइस है ना, 1080 का 5%, 54 रुपीज़ उसका खर्चा पानी लग जाएगा, तो उसके जेब में 1026 ही आएगा। तो सेवन्थ ईयर के एंड में एक तो डिविडेंड मिलेगा और शेयर बेच के 1026 आ जाएगा। अब ये सबको मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। 20 डिवाइड बाय 1.12, 20 डिवाइड बाय 1.12 दो बार, इक्वल टू, फिर 20 डिवाइड बाय 1.12 तीन बार, इक्वल टू। तो ये 24 डिवाइड बाय 1.12 चार बार, 1 2 3 4 इक्वल टू दबा दो। तो ये सब कुछ आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे, यहाँ पे लास्ट में दोनों को साथ में लेके आ जाना, तो आएगा 564.03, ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब आपने जब खर्चा किया, समझ लो अगर आप आज शेयर खरीद लेते हो 500 रुपये में, तो 500 रुपये में तो मिलेगा नहीं, 500 रुपये तो मार्केट प्राइस है, ठीक है, प्लस 5% का आपका क्या लगेगा, इंसिडेंटल खर्चा लगेगा। तो 500 रुपया प्लस 500 प्लस 5%, तो ये हो जाएगा 525 रुपये। 525 रुपये आपका कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो 525 कॉस्ट लगेगा, और ये सब अगर तुम शेयर्स खरीदते हो तो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 564 है, तो नेट आपको गेन होगा 39 रुपीज़ का एक शेयर के पीछे। तो आपको ये शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। तो यस मिस्टर ए को बाय करना चाहिए, तो हाँ बाय करना चाहिए। अब सेकंड क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस वो कितना दे सकता है। सिंपल सी बात है, जितना उसके हाथ में आ रहा है 564, यही आ रहा है ना, यही तो टोटल आउटफ्लो है, तो इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता है। वो भी ये होना चाहिए विथ इंक्लूसिव ऑफ आपका क्या, इंसिडेंटल खर्चा भी तो लगेगा। अब मैं बोलूँ 564 रुपीज़ वो दे सकता है पर शेयर, तो 564 मार्केट प्राइस प्लस 5% और लग जाएगा, तो ऐसा नहीं, 564 जो उसका है वो दिस शुड बी 105%, मतलब ऑल इंक्लूसिव ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो 100% कितना, वो शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम प्राइस वो देगा। तो देखो 564 इंटू 100 डिवाइड 105, तो डायरेक्ट 105% करता हूँ मैं, ठीक है। तो 537.14, तो मैक्सिमम प्राइस वो इतना ही पे करेगा, मैक्सिमम प्राइस। आईसीआई के आंसर में एक आध 2 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया, पूरा लिया 1.12, और आईसीआई क्या करेगा, तीन डेसिमल लेगा। अब आईसीआई ने जब यहाँ पे एग्जाम में डेसिमल दिया नहीं हुए, फैक्टर्स नहीं दिए, 0.33 डेसिमल वाला, तो मैं तो डायरेक्ट करूँगा ना, टाइम थोड़ी इतना अपने पास एग्जाम में। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क का आता है तो आराम से प्रेजेंट करके लिखो, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए तो ऐसे ही करने का, जितनी वैल्यू उस हिसाब से काम करके देने का है लोगों को। समझ में आ रहा है, इतना टाइम ही नहीं आपके पास कि आप ये 4 मार्क का क्वेश्चन और इसके लिए आप सब कुछ लिखने बैठोगे कि ये फैक्टर निकालने बैठोगे आप 7 साल का, 1 डिवाइड 1.12, तो फैक्टर क्या आएगा 0.892। आईसीआई अगर 4 मार्क का पूछ रहा है तो आईसीआई को ये देना चाहिए ना 893, फिर थर्ड ईयर का 0.797, फिर फोर्थ ईयर का 0.712, तो ये फैक्टर आयशा ने यूज़ किया 7 साल तक का, तो ये मैं निकालते बैठूंगा क्या, वहाँ पे टाइम है मेरे पास नहीं है, तो आयशा को ये देना चाहिए निकाल के। अगर नहीं दिया तो ठीक है, मार्क्स भी जो मार्क्स रहेगा उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है।
3 डेसिमल, मैं तो डायरेक्ट यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। हाँ, तो मैं बोल रहा था 537 मैक्सिमम वो प्राइस देगा। क्यों सर 537 प्राइस देगा प्लस इसके ऊपर 5% इंसिडेंटल एक्सपेंस लग जाएगा, तो 537.14 प्लस 5%, तो ये पहुंच जाएगा 563.99, मतलब 564 ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा। तो 564 मुझे गेन भी तो हो रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम कैश इनफ्लो मेरा 564 ही, तो उससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर मत लिख देना 564 मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं भाई, शेयर का प्राइस पूछ रहा है, शेयर प्राइस कितना देगा मैक्सिमम। मैक्सिमम प्राइस शुड पे फॉर ईच शेयर, एक शेयर के लिए वो पैसा कितना देगा, तो वो 537 ही देगा, क्योंकि ये शेयर का प्राइस प्लस उसके बाद 5% इंसिडेंटल। देखो ना यहाँ पे 500 रुपया रहेगा तो 5% लगेगा 525। 500 रुपया भी दे सकता है, 510, 520, 530, 537 तक ही देगा, 537 से ऊपर नहीं देगा, क्योंकि प्लस 5% सब जगह ऐड होते जाएगा खर्चा, उसका खर्चा, ठीक है। अगर इंसिडेंटल एक्सपेंस नहीं होता तो मैं पूरा 564 दे सकता था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया 14 डन। 15 अपन ने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्या बोल रहा है, सैम लिमिटेड है जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ रूबरी, अभी अभी दिया, तो अपने को तो आगे का चाहिए रहता है, तो ग्रोथ मार के आगे का डिविडेंड निकाल लेंगे। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6% पर एनम, मतलब ग्रोथ लगा देंगे तो 2 + 6% 2.12 हो जाएगा। आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड। क्या बोल रहे हैं लोग कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम 3 साल तक डिविडेंड दे ही ना वो लोग को, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, it is expected that this project of this is of same risk as is the existing project. The result of this project will start coming from 4th year onward from now. The dividends will be then 2.50 per share and will grow at 7% per annum. बोल रहा है कि हम 3 साल के बाद से डिविडेंड देना चालू करेंगे और वो उस टाइम पे 2.50 होगा, जो कि ग्रो होगा आगे 7% पर एनम के हिसाब से। एक इन्वेस्टर है 1000 शेयर रखा हुआ है उसने सैम लिमिटेड में खरीद कर रखा हुआ है एंड वांट्स अ रिसिप्ट ऑफ एटलीस्ट 2000 पर एनम। वो बोल रहा है कि मुझे हर साल मुझे 2000 रुपये का पैसा चाहिए, 2000 मुझे इनफ्लो चाहिए, मैंने तुम्हारे कंपनी में 1000 शेयर इन्वेस्ट करके रखा है। अब वो क्या करे ऐसा उसको कि हर साल 2000 रुपये उसको मिलते रहे। अब वो कुछ भी खर्चा पानी उसका हो सकता है, ठीक है, 2000 रुपये उसको हर साल का खर्चा पानी चाहिए फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, सो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। मतलब ऐसा बोल रहा है कि ये बोर्ड ने जो डिसीजन लिया कि 3 साल तक डिविडेंड नहीं देगा, उससे क्या मार्केट प्राइस इफेक्ट हुआ, तो कैसे पता चलेगा, पहले तो विदाउट ये इनके मतलब ये डिसीजन समझ लो नहीं होता तो मार्केट प्राइस निकाल लो, फिर ये डिसीजन हुआ तो मार्केट प्राइस निकाल लो और देख लो मार्केट प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो शो एज टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन इस टारगेट। हाँ ठीक है, इसकी बात भी कर लेंगे। फॉर फर्स्ट 3 years इंप्रूव्ड इनकम देयर गिवन एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द फर्म दिया है 8%। अब देखो सिंपल, आज कितना है डिविडेंड, आज है 2 रुपया, ग्रोथ लगाएंगे तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा 2.12 और मार्केट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 8% है, ठीक है। तो टोटल रिटर्न इज 8%, उसमें से ग्रोथ का रिटर्न हटा दो तो जो डिविडेंड है वो उतना परसेंट हो जाएगा। मैं यही तो बोला, एक ही लाइन तो आपको पकड़ के चलनी है अगर शेयर का वैल्यूएशन निकालना है कि डिविडेंड कितना परसेंट है, इतना बता दो, ठीक है। तो टोटल रिटर्न 8% है, उसमें से ग्रोथ से कितना कमा ले रहे हैं 6%, तो जो बचा 2% वो आपका ग्रोथ डिविडेंड से, तो 2.12 जो डिविडेंड है वो 2% है, 8 माइनस 6%, मतलब वही के माइनस जी, ठीक है, ये D1 हो गया। तो प्राइस आ रहा है 106, ये तो विदाउट डिसीजन, ठीक है। अगर हर साल डिविडेंड 6% का ग्रोथ है एवरी ईयर और दो हम डिविडेंड देते जा रहे हैं, हर साल डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। बट अब ये बोल रहे हैं हम 3 साल तक डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। तो समझ लो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिविडेंड नहीं देने वाले लोग, ठीक है। अब 4th ईयर ये लोग डिविडेंड देंगे और 4th ईयर कितना डिविडेंड देंगे, 4th ईयर में 2.5। सर इस पर ग्रोथ मारेंगे, अरे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, आगे का डिविडेंड पहले से निकाल के दिया हुआ ना 2.5, तो इस पर ग्रोथ मत मार देना। तो 2.5 रुपीज अगर 4th ईयर में देंगे तो प्राइस क्या होगा 0th ईयर में, आज प्राइस क्या होगा, तो सिंपल है 4th ईयर में 2.5 है, ठीक है। तो ये 2.5 कितना परसेंट है, अब देखो उसके बाद से ग्रोथ मेंटेन्ड है 7%, तो टोटल रिटर्न 8%, उसमें से ग्रोथ 7%, तो डिविडेंड इज हाउ मच 1%, तो 2.5 इज हाउ मच 1%, तो दिस 2.5 इज 1%, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं लिखा था 2.5 इज 1%, तो 100% कितना दिख रहा है अभी, हाँ, तो ये आप निकाल लो, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। तो 2.5 डिवाइड बाय 1%, तो ये आ गया 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ अब यहाँ से, ये तो हमने 4-5 साल आगे के सालों को सबको एक साथ पुल किया, तो ये आ गया 3rd ईयर में बैठा। अब इसको वापस से पुल करो, तो 250 डिवाइड बाय 1.08, अब 8% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो 8% से एक एक घर के घिसते जाओ, पीछे लेके आता हूँ, तो डिवाइड बाय 1.08, तो ये आ गया 2nd ईयर में। अब वापस से डिवाइड बाय 1.08 करेंगे तो वापस से पीछे आ जाएगा 214.33। अब एक और बार इक्वल टू दबा दोगे तो आ जाएगा 198.46। तो सिंपल आपको पता चला कि अगर ये लोग कोई डिविडेंड नहीं देते 3rd ईयर तक, कोई डिविडेंड नहीं देते, डायरेक्ट 4th ईयर से चालू करते, तो वैल्यूएशन आके बैठ रहा है 198.46, वैल्यूएशन 198.46 बैठ रहा है। और अगर डिविडेंड हर साल देते हैं तो 106 बैठ रहा है।
तो मैंने सिंपल से आपको स्टार्ट में ही बात एक बताया था कि अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो कंपनी के पास पैसा नहीं, कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कंपनी का शेयर प्राइस कभी भी कम आएगा, और कंपनी अपने पास पैसा रखती है तो उससे कंपनी उसको और ग्रोथ करती है, उससे पैसा और कमाती है, ठीक है। तो प्राइस कंपनी का ज्यादा आता है 198.46। तो अभी वाले केस में ऐसा ही था। तो देखो पहला केस ऐसा था कि ये लोग 2 रुपीज डिविडेंड दे रहे, ये तो जीरो ईयर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, आगे कंटिन्यू कंटिन्यू क्या दे रहे, ये 2 रुपीज है प्लस 6%, 2.12 फिर आगे आगे मतलब सेम डिविडेंड देते जा रहे, ठीक है। तो क्या करेगा, तो प्राइस निकालना, तो मुझे क्या प्राइस निकालना, तो एक साथ मैं पुल करूंगा, ठीक है। कैसे पुल करूंगा, ये 2.12 डिवाइड बाय 8% टोटल है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसमें से 6% मैंने निकाल दिया, ठीक है। टोटल रिटर्न में से ग्रोथ का मैंने हटा दिया, तो डिविडेंड से कितनी कमाई हो रही है, 2% की। तो मेरा प्राइस आ गया 106, यही आता ना 106। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर नो डिविडेंड, नो डिविडेंड, नो डिविडेंड, नो डिविडेंड, फोर्थ ईयर से डिविडेंड देगा 2.5 एट द रेट 7% ग्रो होते जाएगा। तो फोर्थ ईयर के बाद से चालू हो रहा है डिविडेंड, ठीक है। तो अब ये सारे जितने भी आगे वाले सबको पुल कर लो। तो कैसे पुल करेंगे, 2.5 डिवाइड बाय 8% तो कॉस्ट ऑफ टोटल रिटर्न, उसमें से ग्रोथ से हटा दो, तो बचा हुआ डिविडेंड से 1%। तो ये प्राइस आके बैठेगा थर्ड ईयर में। फिर इसको मैंने क्या किया, घींचा, सेकंड ईयर में लेके आया, फर्स्ट ईयर में लेके आया, फिर जीरो ईयर में लेके आया, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकता था। देखो 2.5 डिवाइड बाय 1% किया, 250 आ गया। अब डिवाइड बाय 1.08 करो, 1 2 3 तीन बार कर दो, तो 198.46। तो 106 आ रहा है विदाउट डिसीजन, विथ डिसीजन 198। तो शेयर मार्केट का इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। ये डिसीजन की वजह से हुआ। उसने पूछा था मार्केट वैल्यू में क्या इफेक्ट होगा, तो डिसीजन से, तो मार्केट प्राइस तुम्हारा बढ़ जाएगा। अब इन्वेस्टर की बात करते हैं। अब देखो सिंपल है, मैंने प्राइस तो निकाल लिया हर साल का। अगर ये डिसीजन लेते हैं तो वो बंदा जो है जिसने 1000 शेयर इन्वेस्ट करके रखा है वो कैसे मेंटेन करेगा अपनी चीजों को, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जीरो ईयर में 198.46 है, उसने जीरो ईयर में तो इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको जीरो ईयर की बात नहीं है। फर्स्ट ईयर से आ गया वो कैसे 3 साल तक, तो उसको कोई डिविडेंड ही नहीं मिलेगा था। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को तीनों साल का प्राइस पता है। अभी देखो मैंने निकाला ना, 250 को पुल किया, 231 आया प्राइस, सेकंड ईयर में प्राइस 231 है, फिर इसको लेके आया 214। मैंने तीनों साल का इसके लिए यहाँ पे प्राइस निकाला, एक साथ मैंने नहीं खींचा, क्योंकि मुझे तीनों साल के प्राइस का जरूरत है। 250, 231, 144, ठीक है। ये अब देखो फर्स्ट ईयर में शेयर का प्राइस है 214.33, और उसको 2000 रुपया चाहिए, 2000 रुपया चाहिए ना उसको, 2000 रुपया चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपना शेयर बेच देगा। तो एक शेयर बेचेगा तो उसको 214 रुपया मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्राइस चल रहा है 214। तो क्या करेगा वो, कितना शेयर बेचेगा, तो 2000 डिवाइड बाय 214.33, कितना शेयर बेचेगा, 9.33। तो आधा पौना शेयर तो बिकता नहीं है, तो 10 शेयर बेचेगा वो। क्या हो रहा है ये, तो अपने 10 शेयर वो बेचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सेकेंड ईयर में क्या करेगा, फिर इसको 2000 रुपीज़ ही है, और सेकेंड ईयर में प्राइस कितना चल रहा है, देखो यहाँ पे 231.48 चल रहा है, तो 231.48, तो ये कितना शेयर बेचेगा, 2000 डिवाइड बाई 231.48, 8.64। तो 8.64 आ रहा है, या तो उसको 9 शेयर लिख दो, आधा पौना शेयर नहीं बेचता। थर्ड ईयर में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, 250 चल रहा है, ठीक है। तो 2000 डिवाइड बाई 250, तो थर्ड ईयर में कितना शेयर बेचेगा, 2000 डिवाइड बाई 250, 8 शेयर बेचेगा, यहाँ पे 8 शेयर बेचेगा, यहाँ पे करेक्ट आया। तो देखो फर्स्ट ईयर में 10 शेयर बेचेगा, सेकंड ईयर में 9 शेयर बेचेगा, थर्ड ईयर में 8 शेयर बेचेगा। तो उसके पास रिमेनिंग शेयर कितने बचेंगे, उसके पास थे कितने शेयर, एक सेकंड, देखो उसके पास था 1000 शेयर्स था ना स्टार्ट में। तो फर्स्ट ईयर में उसने 10 शेयर बेच दिए, सेकंड ईयर में 9, फिर 8, यही था ना, 10 9 8। तो उसके पास अब शेयर्स कितने बचे, 1000 माइनस, उसके बाद बच गए 973 शेयर्स। तो उसको फोर्थ ईयर में तो डिविडेंड मिलेगा पर शेयर 2.5 रुपीज़, तो 973 के ऊपर कितना मिलेगा, तो उसको 2432। फोर्थ ईयर में उसको ऑलरेडी डिविडेंड से पैसा मिल जाएगा 2000 रुपया, 2432, ठीक है। तो शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है, तो 3 साल तक वो शेयर्स बेचेगा, क्योंकि उसको हर साल दो हजार रुपये चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में 10 शेयर बेच देगा, सेकंड ईयर में 9, और थर्ड ईयर में 8। फोर्थ ईयर से तो उसको ऑलरेडी 2.5 डिविडेंड मिल रहा है ना, देखो ना यहाँ पे 2.5। फिर फिफ्थ ईयर में क्या मिलेगा, 2.5 प्लस 7%, 2.5 प्लस 7% डिविडेंड मिलेगा 2.675। तो उसका 2000 तो अब मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि 973 शेयर्स अब शेयर बेच नहीं रहा। तो आगे उसका कैश फ्लो मेंटेन रहेगा। तो वही ये पूछ रहा था कि इन्वेस्टमेंट से कैसे फर्स्ट 3 ईयर्स को मैनेज करेगा अपने रिसिप्ट्स को,
एंड इम्प्रूवड इनकम देयर, तो उसके बाद तो इनकम इम्प्रूव ही होएगा ना, क्योंकि हर साल उसको डिविडेंड के ऊपर ग्रोथ 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 करके मिलते जा रहा है, ठीक है, और उसके शेयर्स भी मेंटेन्ड है। तो आज 2.5 मिल रहा है, कल 2.5 प्लस 7% मिलेगा, फिर 2.5 प्लस 7% प्लस 7%, तो उसका पैसा मेंटेन रहेगा, उसको 2000 रुपये की जरूरत ही हो गया, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन डन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गलती हो जाती है बहुत सारे लोगों से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो देखो, XYZ Limited paid a dividend of ₹2 for the current year and dividend is expected to grow 40% for the next 5 year। ठीक है, अभी का दिया ₹2, तो अपने को अभी का जरूरत नहीं, उसके ऊपर ग्रोथ ऐड करेंगे तो आगे का आ जाएगा। एंड 5 साल तक 40%, फिर उसके बाद 15%, उसके बाद से 15% लगेगा, ठीक है। रिटर्न ऑन 182 टी बिल्स इज 11% पर एनम, मतलब ये विदाउट रिस्क वाला इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 11% लगा विदाउट रिस्क है, ये गवर्नमेंट का रहता है 182 टी बिल्स, ठीक है। एंड द मार्केट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 18% एंड वेरिएंस ऑफ विथ अ वेरिएंस ऑफ 24%, ठीक है। द कोवेरियंस ऑफ XYZ रिटर्न विद द मार्केट इज 30%। क्या बोल रहा है, तुम्हारा मार्केट के साथ जो रिस्क है वो 30% का है, और तुम्हारा खुद का स्टॉक का रिस्क है 24%, मतलब चेंजेस इन स्टॉक बताया हुआ 24% और चेंजेस इन मार्केट इज 30%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पहले तो रेट ऑफ रिटर्न निकालो, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, शेयर प्राइस निकालो बोला, ठीक है। तो देखो, वेरिएंस मतलब चेंजेस इन स्टॉक एंड कोवेरियंस विथ मार्केट, मतलब तुम्हारा मार्केट के साथ क्या चेंजेस है, चेंजेस इन मार्केट का जो रिस्क है वो, ठीक है, 30%। तो देखो, तुम्हारे में 24% का चेंजेस होता है, तो मार्केट में 30% का चेंजेस होता है। तुम्हारे स्टॉक में 24% का चेंजेस होता है, तो मार्केट में 30% का चेंज होता है, विथ तुम्हारा जो मार्केट के साथ है कोवेरियंस वो बता रहा है, ठीक है, 30%। तो तुम्हारा स्टॉक अगर 1% से चेंज होगा तो मार्केट में कितना चेंज होगा, तो 1.25, मतलब तुम्हारा स्टॉक मार्केट से 25% ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो बीटा आ गया 1.25, मतलब अगर तुम मार्केट 1.1 से चेंज हो रहा है तो तुम 1.25 से चेंज हो गए, सिंपल, ठीक है। सॉरी, तुम 1 से चेंज हुए तो मार्केट में 1.25 का चेंजेस होगा, मतलब अगर तुम्हारा स्टॉक 1% से डाउन होगा तो मार्केट 1.25% से डाउन होगा, तुम्हारा स्टॉक 1% से अप होगा तो मार्केट 1.25 से अप होगा, ये बीटा बताता है, ठीक है। बीटा है तुम्हारा मार्केट के साथ रिस्क इतना है, मतलब तुम्हारा मार्केट से भी ज्यादा 25% ज्यादा तुम्हारा रिस्क है। कैसे सर पता चला, देखो ना, तुम्हारा स्टॉक का रिस्क है 25%, मार्केट के साथ 30%, तो तुम्हारे स्टॉक में 24% के चेंजेस होने से मार्केट में 30% का चेंजेस हो रहा है, तो तुम्हारे स्टॉक में अगर 1% का चेंज होगा तो मार्केट में कितना होगा, 1.25 है, तो बीटा गया 1.25। तो अब देखो, आर एफ माइनस आर एफ, तो आर एफ पता है तुमको, यहाँ पे 11% दिया हुआ था एंड मार्केट में 18%, तो तुमको अगर एक्स्ट्रा कमाना है, मार्केट में 18% है, विदाउट रिस्क 11%, तो 7% रिस्क के साथ कमाओगे, तो 7% नहीं कमाओगे, क्योंकि तुम्हारा बीटा 1.25, तुम 7 नहीं, 7 का 1.25 टाइम्स कमाओगे, क्योंकि तुम ज्यादा रिस्की हो मार्केट से 1.25, तो 8.75, तो ये निकाला 18 माइनस 11 इंटू 1.25, ठीक है, 7 इंटू 1.25, ये आ गया तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रीमियम और प्लस 11% तो मिलेगा विदाउट रिस्क, तो 19.75% आ गया, ये बात आ गई। तो रिटर्न आ गया तुम्हारा 19.75। अब देखो, आज ₹2 डिविडेंड है, कल क्या होगा 2 प्लस 40%, 5 साल तक, फिर 15% उसके बाद, तो 2 प्लस 40 प्लस 40% प्लस 40% प्लस 40% प्लस 40%, उसके बाद 15% आगे जिंदगी भर तक 15% मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जिंदगी भर तक मिलने वाला 15% वो कांस्टेंट हो गया, तो उसको एक साथ खींच लो, तो 12.37 आगे तक मिलता जाएगा 15%, तो 19.75 तो मेरा क्या है, ग्रोथ है, 19.75 मेरा टोटल रिटर्न है, उसमें से ग्रोथ को हटा दो, ग्रोथ कितना है, 15% होने वाला है आगे आगे, तो जो बचा वो डिविडेंड से रिटर्न होगा, तो 12.37 डिवाइड बाय वो डिविडेंड ही है ना 12.37, तो वही है कि ए D6 है डिवाइड बाय के माइनस जी, तो D5 में आएगा, वैल्यू आ जाएगा, और D5 का मतलब प्राइस जो आएगा 5th ईयर का आएगा, ठीक है। तो 12.37 डिवाइड बाय 19.75 माइनस 15, तो डिविडेंड से कितना कमा रहे हो 4.75, तो 12.37 इज 4.75%, तो प्राइस क्या आएगा 260.42, ये आएगा 5th ईयर में आके बैठेगा, ठीक है, क्योंकि 6th ईयर ऑनवर्ड सब आगे सारे कैश फ्लो को एक साथ पुल कर लिया। अब ये सबको एक एक को पुल कर लो और इसको भी साथ में पुल कर लो, तो 5th ईयर में ये पूरा पुल कर लेना और ये सबको पुल कर लो, कौन से रेट से सर, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना 19.75% ना, तो 2.8 डिवाइड बाय 1.1975, फिर 3.92 डिवाइड बाय 1.1975 दो बार, फिर ये 3 बार 4 बार 5 बार, फिर ये 6 बार करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 122.13, तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने बोला था, यही है तुम्हारा इंट्रेंसिक वैल्यू, सिंपल था। बीटा एक निकालना थोड़ा था, पोर्टफोलियो अगर तुमने किया होगा तो वहाँ पे पोर्टफोलियो में ये अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि ये बीटा कैसे निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट बता दिया फटाफट में, वहाँ पे एकदम डिटेल में बताया, रिविजन लेक्चर पर और कितना अंदर जा सकते हैं। तो ये आपका बीटा निकल गया, बीटा निकल गया तो टोटल रिटर्न निकाल लोगे, और फिर ये तो हम लोग कहानी करते ही आ रहे हैं, टोटल निकालना शेयर प्राइस,
अब क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है। देखो, राहुल लिमिटेड है सरप्लस कैश ऑफ 100 लाख, बहुत सारा पैसा पड़ा हो इनके पास 100 लाख, ठीक है, एंड उसमें से 27% डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऑफ इट टू द शेयर होल्डर को, ठीक है, तो फ्री में कर देंगे नहीं, पैसा देंगे उनसे, उनसे शेयर ले लेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स, मतलब कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदना चाहती है। तो देखो, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स तो लोगों को शेयर इशू करती है, लोगों से पैसा लेती है। अब कंपनी क्या कर रही है, पैसा रिटर्न देना चाह रही है और शेयर्स वापस से लेना चाह रही है। ऐसा होता है, हाँ कर सकती है कंपनी, कंपनी तुमसे उनका शेयर खुद का ले सकती है। तो बायबैक कर रही है अब कंपनी, तो कंपनी डिसाइड टू बायबैक शेयर्स। अब कितना, जो 27 लाख का टोटल पैसा, देखो ना 100 लाख में से 27% डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उतना ही तो बायबैक करेगी। तो कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक करेगी, अभी देखते हैं बायबैक प्राइस दिया है कि नहीं दिया। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट इट्स शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेस इज लाइकली टू बी 10% अबव द बायबैक प्राइस। क्या बोल रहा है, जो भी बायबैक प्राइस होगा, जितने समझ लो ना, 100 रुपया 150 रुपया, जो भी जितने भी प्राइस पे वो लोग बायबैक कर रहे हैं, तो देखो समझ लो, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 100 रुपये पे बायबैक कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो 100 रुपये पे बायबैक कर रहे हैं, तो टोटल 27 लाख ये लोग लोगों को दे देंगे, ठीक है, और एक शेयर 100 रुपीज में बायबैक करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर ये लोग बायबैक कर लेंगे, 27 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये लोग 27,000 शेयर्स बायबैक कर लेंगे, ठीक है। इतना शेयर्स अब इनका कम हो जाएगा, इतना शेयर्स इनका कम हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब है कितना शेयर्स ये कंपनी में, देखो यहाँ पे अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक फ्लो बता दे रहा हूँ। बायबैक प्राइस रूट इज टेकन, ठीक है, मतलब बायबैक करने के बाद इनका शेयर प्राइस, इनका जो शेयर का प्राइस है वो 10% ज्यादा होगा बायबैक प्राइस से। द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट, अभी करंट में 10 लाख शेयर्स है और ईपीएस 3 रुपया, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो देखो सिंपल है, टोटल शेयर्स 10 लाख है अभी। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100 रुपया बायबैक प्राइस है, तो 27 लाख बांट देंगे, एक शेयर 100 रुपया का, तो टोटल 27,000 शेयर से लोग रिटर्न ले लेंगे। तो 10 लाख में से 27,000 शेयर्स हट जाएंगे, ठीक है, तो 10 लाख माइनस 27,000, तो अब बचेंगे 9.73 लाख शेयर्स। तो ये इंटू बायबैक प्राइस, अब बोल रहा है ये लोग जो मार्केट प्राइस है वो तुम्हारा बायबैक प्राइस से 10% ज्यादा रहेगा, मतलब ये 100 रुपया जो है बायबैक प्राइस है प्लस 10% कर दो, 110 रुपया आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब ये 9.73 लाख ये जो शेयर्स बचेंगे इनटू बायबैक प्राइस से, जो मार्केट प्राइस क्या होगा बायबैक प्राइस से 10% ज्यादा, मतलब 110 रुपया। दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रिपर्चेस इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 210 लाख आफ्टर बायबैक। बोल रहा है कि डिटरमाइन करो प्राइस एट विच इट कैन बी रिपर्चेस, मतलब बायबैक प्राइस ही निकालने बोल रहा है, और बोल रहा है कि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आफ्टर बायबैक 210 लाख होना चाहिए। मतलब ये नंबर, देखो सिंपल, तुम बताओ मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक इनटू मार्केट शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक कर दो, मल्टीप्लाई आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये मैं वही तो बता रहा था, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और ये आपका 110 रुपया क्या है मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक, इट शुड बी इक्वल टू 210 लाख, ठीक है, ऐसा बायबैक प्राइस जो लोगों को डिसाइड करना है। पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी रिपर्चेस्ड एंड इंपैक्ट ऑफ द शेयर, ठीक है, ये सारी चीजें निकालेंगे। देखो अभी आपको एक बार ओवरव्यू आ गया रहेगा, अगर नहीं आ रहेगा तो भी टेंशन मत लो, अभी अच्छे से आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक कैसे निकालूंगा मैं, टोटल जो मेरे पास पैसा है बांटने के लिए उसको डिवाइड कर दूंगा बायबैक प्राइस से, तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक। इतनी बात समझ में आती है। ये 27 लाख कहाँ से है, 100 लाख मेरे पास फुकट में पड़ा हुआ था, ठीक है, 27% वो मैं बांट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा 27% डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, वही उतने ही पैसे से बायबैक करेगा। तो टोटल पैसा डिवाइड बाय एक एक शेयर का बायबैक प्राइस, इसको डिवाइड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कितने में, अभी तो बताया था, अगर 100 रुपया मानेंगे तो 27,000 शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बाय कितना समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, तो 10 लाख टोटल शेयर्स है, उसमें से इतने ये आएगा, ये शेयर ही आएगा ना, 27 लाख डिवाइड बाय बायबैक प्राइस करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक वही आएगा ना। तो 10 लाख में से इतने शेयर्स हटा दूंगा, इतने शेयर्स हटा दूंगा तो आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक। अभी देखो ना यार, सिंपल सी बात है, 10 लाख शेयर्स है, उसमें से इतने शेयर्स हटा दूंगा। सर ये शेयर्स क्यों बोल रहे हो इसको, अरे शेयर्स ही है भाई, 27 लाख टोटल पैसा है, उसमें से बायबैक प्राइस डिवाइड कर दूंगा बायबैक प्राइस से, तो आ जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर बायबैक प्राइस 100 रुपया तो 27,000 शेयर्स आए थे ना अभी दोस्त, तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक क्या होगा, ये लोग बोल रहे हैं जो बायबैक प्राइस है उसमें 10% ऐड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक 1.1 बायबैक प्राइस, ठीक है। बायबैक प्राइस आया तो सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। देखो अभी तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं 210 लाख होना चाहिए। अभी भी बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक इनटू मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक, ठीक है। तो यही होता है ना मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक एंड मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक। अभी मैंने ऊपर निकाला, मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक हो जाएगा 1.1 बायबैक प्राइस, ठीक है।
एंड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक ये होंगे, ये 10 लाख में से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स हटा दो, यही तो है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तो ये आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक एंड मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक, दिस शुड बी इक्वल टू 210 लाख, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा आपका बायबैक प्राइस 21.79। अब ये कैलकुलेशन करने तो बचपन में आता है ना, सीखा है ना बचपन में, देखो बता दे रहा हूँ, ये 1.11 बायबैक ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 11 लाख बायबैक प्राइस, और ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 27 लाख इंटू 1.1 तो 29 लाख 70,000 है, बायबैक प्राइस कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 210 लाख। अब 27 लाख उस साइड चले जाएगा, ठीक है, ये 27 नहीं सॉरी 29 लाख 70,000, तो 2 करोड़ 10 लाख, ये 210 लाख का मतलब होता है 2 करोड़ 10 लाख प्लस 29 लाख 70,000, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये डिवाइड हो, ठीक है यार, भी मैक्स क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बायबैक प्राइस आएगा 21.79। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक, अब देखो 27 लाख टोटल बांटना था, बायबैक प्राइस मुझे पता चल गया 21.79, तो डिवाइड बाय 21 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक 123,917। अब ईपीएस देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, पर शेयर प्राइस निकाल रहा हूँ, अज्यूमिंग दैट नेट इनकम इज द सेम, नेट इनकम इज द सेम मतलब अभी शेयर प्राइस, अभी नेट इनकम कितना है, 10 लाख लोग है, ईपीएस 3 रुपया है एक शेयर के लिए, तो 10 लाख लोग के लिए ईपीएस कितना है, टोटल अर्निंग कितना है 30 लाख, और बोल रहा है अज्यूम दैट नेट इनकम इज द सेम, नेट इनकम सेम ही है, चेंजेस कुछ है हुआ ही नहीं है नेट इनकम में, तो 30 लाख ही है। अब ये 30 लाख किस में बटेगा, पूरे 10 लाख लोग में नहीं, अब तो 8,76,090 ही लोग बचे ना, 1,23,000 तो चले गए, उतने तो हमने वापस ले लिया अपने शेयर, तो 10 लाख लोग नहीं अब नहीं है, तो अब ईपीएस चेंज हो गया, 3.42 आ गया आपका ईपीएस। तो ईपीएस के ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या, हाँ पड़ा ना, ईपीएस बढ़ गया ना, 3.42 हो गया, पहले 3 रुपया था, क्यों सर 3 रुपये अब 3 रुपया जो 10 लाख लोग में बढ़ रहा था, अब ये 3 लाख 3 रुपया और 10 लाख टोटल है 30 लाख ही, अब 30 लाख 10 लाख लोग में नहीं बढ़ रहा है, अब 30 लाख 8,76,090। एक बार और बता दूं, देखो सिंपल सा, बायबैक करना था तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसे पता चलेगा, 27 लाख में से डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस को, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक कितने, 10 लाख में से उतने शेयर्स हटा दो, आ जाएगा। फिर मार्केट प्राइस पता कर लो कि ये दो ही चीज तो पता करना है मुझे, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे आफ्टर बायबैक और मार्केट प्राइस, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 210 लाख, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो बायबैक प्राइस आ गया, बायबैक प्राइस आ गया, तो पता चल गया नंबर ऑफ शेयर्स एंड आफ्टर बायबैक ईपीएस में कोई चेंजेस होगा, हाँ होगा, ईपीएस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 10 लाख लोग में बट रहा था, अब 8,76,090 लोग में बटेगा, अर्निंग तो उतना ही है 30 लाख का ही। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 डन, 17 भी हो गया। चलो अब काट देते हैं यहाँ पे, 17 एट ऐसे कटा हुआ है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखो एबीसी लिमिटेड शेयर्स आर करंटली सेलिंग एट ₹13 पर शेयर, ठीक है, मार्केट में उसका वैल्यू 13 रुपीज चल रहा है। देर आर 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। द फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट चालू करना है, 20 लाख रुपए की जरूरत है। रिक्वायर्ड व्हाट आर द एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर्स of the value of right and the value of the right if firm offers one right share for every 2 shares, कंपनी राइट शेयर के थ्रू पैसा लेना चाहती है, इस क्वेश्चन से ऐसा पता चल रहा है। तो कंपनी बोल रही है कि हर 2 शेयर को हम लोग 1 शेयर देंगे, सिंपल सी बात है, आज 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है कंपनी के पास, ठीक है। अगर 2 शेयर को 1 राइट शेयर दे रहे तो 10 लाख लोगों को कितना शेयर देंगे, 2 शेयर को 1 शेयर दे रहे तो 10 लाख को 5 लाख शेयर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 लाख शेयर। तो कंपनी को पैसा कितना मंगाना है, टोटल 20 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख रुपया मंगाना है। अब ये मंगा कितने किससे रही है, ये राइट शेयर इशू करके, तो 5 लाख लोगों से मंगा रही है 20 लाख रुपया, तो हर एक शेयर के पीछे कितना मंगा रही है, 4 रुपया मंगा रही है। सिंपल सी बात है ना, 5 लाख शेयर इशू कर रही है, 20 लाख रुपया चाहिए, तो एक शेयर के लिए कितना पैसा मंगाएगी, हर एक शेयर से 4-4 रुपया मंगाएगी, तभी तो 5 लाख लोगों से 20 लाख रुपया आ जाएगा, तो 20 लाख डिवाइड बाई 4, तो ये होगा सब्सक्रिप्शन प्राइस, मतलब अगर तुम शेयर होल्डर हो तो तुम एक शेयर 4 रुपया में खरीद सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो अगर ये राइट इशू हो जाता है तो कंपनी के पास, कंपनी का कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा, मार्केट शेयर के मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 रुपीज चल रहा था, 13 रुपीज चल रहा था, तो उस टाइम पे 10 लाख लोगों का वैल्यू कितना था, 10 लाख इंटू 13, 1 करोड़ 30 लाख तो टोटल वैल्यू था, प्लस कंपनी ने और 20 लाख रुपया मंगा लिया, तो टोटल कंपनी का मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख है, ठीक है। ये बटेगा 15 लाख लोगों में, तो 15 लाख क्यों शेयर, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10 लाख थोड़ी रह गए, 10 लाख प्लस 5 लाख तो 15 लाख हो गए। तो 10 लाख इंटू 13 पहले से था, 20 लाख रुपया और मंगा लिया, तो टोटल इतना पैसा मार्केट वैल्यू हो गया, और डिवाइड बाय 15 लाख शेयर्स, तो 10 रुपया हो गया एक्स राइट प्राइस आफ्टर, दिख नहीं रहा था क्या, यहाँ पे देखो 10 लाख शेयर्स पहले से था 13 रुपीज पर शेयर, ठीक है।
तो 1,13 मार्केट वैल्यू था, 20 लाख रुपया और मंगाया तो बटेगा 15 लाख लोगों में, तो 10 रुपया हो जाएगा पर शेयर आफ्टर राइट इश्यू करने के बाद 10 रुपया हो जाएगा शेयर का वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ राइट अगर आपको निकालना है तो देखो मार्केट प्राइस हो गया आफ्टर राइट इशू 10 रुपया, बट आपको शेयर कितने का मिला, 4 रुपये का, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट में मिला, आप क्योंकि राइट शेयर होल्डर मतलब पहले से शेयर होल्डर थे, तो आपको 6 रुपये का डिस्काउंट मिला, ठीक है। बट 2 शेयर के सामने 1 शेयर मिल रहा है, तो ये तो 2 शेयर के लिए 6 रुपया, तो एक वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, एक शेयर का कितना, 3 रुपया, ठीक है। ये नहीं भी आपको समझ में आता तो भी जाने दो, इतना आपको समझ में आ रहा है वो ठीक है, ठीक है, बट ये भी समझ में आ जाएगा, इसमें क्या ही हार्ड कुछ है ही नहीं। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, अगर फर्म ऑफर कर रही है 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, अगर 4 शेयर को 1 राइट शेयर मिल रहा है, तो अगर ये दूसरा, हाँ दूसरा सिचुएशन है, तो 10 लाख शेयर है ये लोग के पास, तो 4 को 1 मिलेगा तो 10 लाख को कितना मिलेगा, 2,50,000। अब कंपनी को 20 लाख रुपया ही मंगाना है, अब 2,50,000 लोग से मंगा रही है, तो कितना कितना एक जन से कितना मंगाएगी, 8 रुपया मंगाएगी, तो राइट इश्यू का जो शेयर प्राइस होगा वो सब्सक्रिप्शन प्राइस उसको बोलते हैं 8 रुपया, मतलब अगर तुमको राइट शेयर खरीदना है तो एक शेयर 8 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो अब मार्केट प्राइस क्या होगा, तो ये तो सेम ही है, 10 लाख शेयर्स का 13 रुपीज मार्केट में चल रहा था, कंपनी ने 20 लाख रुपये और मंगा लिया, ठीक है, तो टोटल 1,50,00,000 हो गया, डिवाइड बाय 12,50,000 अब शेयर्स हो गए, 10 लाख पहले से था और 2,50,000 नए शेयर आ गए सब ये राइट इश्यू वाले, तो अब मार्केट प्राइस 12 रुपया हो गया, ठीक है। बट तुम खरीदे कितने में, सब्सक्रिप्शन प्राइस तो 8 रुपया था, बट मार्केट में 12 रुपया होगा आफ्टर राइट इश्यू, तो तुमको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 4 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू प्राइस पर शेयर ये 4 रुपया एक राइट का है, ठीक है, और बट एक राइट में 4 शेयर की जगह 1 शेयर है ना, तो दिस इज फॉर 4 शेयर, तो एक शेयर के लिए कितना 1 रुपीज राइट शेयर है, ठीक है। अब देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हाउ डज ए शेयर होल्डर वेल्थ, कुछ चेंज होगा क्या अगर शेयर के मतलब अगर तुम 100 शेयर होल्ड करते हो तो तुम्हारा वेल्थ चेंज होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अच्छे से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। थर्ड वाली केस 1 क्या बोल रहे हैं, केस 1 जब 2 शेयर को एक राइट शेयर मिल रहा था, तो देखो मान लो तुम्हारे पास 100 शेयर्स था, 13 रुपीज मार्केट में चल रहा था उस टाइम पे, तो तुम्हारे टोटल शेयर का तुम्हारे डीमेट में 1300 रुपया दिख रहा था, तुम्हारे डीमेट अकाउंट में 1300 रुपया दिख रहा था, तुम्हारा टोटल नेटवर्थ, ठीक है, तुम्हारा नेटवर्थ, तुमने उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे थे, मार्केट में 13 रुपया चल रहा था, 1300 रुपया दिख रहा था बिफोर। अब जब राइट इश्यू हुआ तो तुमको हर 2 शेयर के पीछे 1 शेयर मिला, ठीक है, तो मतलब 100 शेयर की जगह पे कितना मिलेगा, 50 शेयर मिले होंगे, तो फ्री में मिला क्या, नहीं 4-4 रुपया लिया था ना, देखो ना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्राइस फर्स्ट वाले केस में 4-4 रुपया ले रहा था ना, तो तुमसे उसने 4 रुपया भी लिया, तुमसे 4 रुपया भी लिया, तो 200 रुपया तुम्हारे जेब से गया भी, तुम्हारे जेब से 200 रुपया गया, और अब राइट इशू होने के बाद तुम्हारे पास अब 100 शेयर नहीं रहे, तुम्हारे पास 150 शेयर हो गए, 150 शेयर हो गए, और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया हो गया आफ्टर राइट इशू, देखो यहाँ पे एक्स राइट प्राइस निकाला था 10 रुपया हो गया, ठीक है। अब 150 शेयर का वैल्यू 10 रुपया हो गया, 1500 हो गया, तुम्हारे शेयर का वैल्यू 1500 हो गया, लेकिन तुमने जेब से 200 रुपया दिया भी तो था, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तुम्हारे अभी भी तुम्हारा वैल्यू 1300 रुपया ही है, ठीक है। तो राइट इश्यू करने से कुछ ऐसा अलग से इंपैक्ट होता नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारा पहले था वैल्यू, तुम अगर कुछ भी राइट इश्यू नहीं करते तो तुम्हारा शेयर का वैल्यू 100 शेयर का वैल्यू 13 रुपया था, अब गिर गया ना वैल्यू 10 रुपया हो गया, और एक्स्ट्रा शेयर मिल गए, 13 से देखो 13 से वैल्यू 10 हो गया, बट 100 की जगह 150 शेयर्स हो गए, तो 1500 वैल्यू तो हो गया, बट 300 रुपया तो 200 रुपया तो तुमने जेब से भी तो दिया ना, 50 शेयर जो बड़े हैं उसके पीछे 4-4 रुपया दिया भी ना तुमने। और डीप में जा सकता हूँ, बट अभी देखो रिवीजन लेक्चर इतना डीप में अभी खाली फुकड़ का टाइम बढ़ेगा, तो 1300 रुपया हो गया आफ्टर भी। अब केस 2 में देखो, केस 2 में भी पहला वाला सिचुएशन तो सेम है, 100 शेयर तुम्हारे पास है 13 रुपीज, बट सेकंड वाले केस में 4 शेयर को 1 शेयर मिला, तो 100 शेयर की जगह तुमको कितना मिलेगा, 25 शेयर मिलोगे, बट वहां पे 8 रुपया ले रहा था, देखो सब्सक्रिप्शन प्राइस, क्योंकि अब 2.5 लाख लोग ही थे, 10 लाख की जगह पे 2.5 लाख लोगों से पैसा मंगाया, ठीक है, क्योंकि 4 को 1 तो 10 लाख को 2.5 लाख, तो अब सब्सक्रिप्शन प्राइस 8 रुपये, तो अब तुमसे कितना मंगा रहा है, 25 शेयर के पीछे 8-8 रुपया मंगा रहे, तो इस बार भी तुमसे 200 रुपया ही मंगाया, 200 रुपया मंगाया, बट तुम्हारा शेयर 100 से 125 हो गया, और 13 रुपीज से वैल्यू 12 हो गई आफ्टर राइट इशू, देखो ना एक्स राइट प्राइस कितना आ गया था, 12 रुपीज आ गया था, तो वैल्यू 1500 है, बट 200 रुपया तुमसे मंगा भी तो लिया, तो 1300 रुपया ही है, तो कोई चेंजेस नहीं आया बिफोर आफ्टर में, 1300 ही है, तो नो चेंज, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कराना चाहिए क्या ही बोले अभी इसको। कंपनी हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 137.80, अभी आज मार्केट प्राइस है 130 नहीं,
बुक वैल्यू पर शेयर दिया 137 एंड इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%, मतलब 137 रुपीज लगाओगे तो 15% कमाओगे, ठीक है। तो 137 का 15% 20.67 आप कमा रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी है। एंड इट फॉलोड्स अ पॉलिसी ऑफ रिटर्निंग 60% ऑफ अर्निंग, तो रिटर्न ऑन अर्निंग में से रिटर्न ऑन इक्विटी में से रिटेन कर ले रहा है 60%, 40% बांट दे रहा है। डिविडेंड कितना बांट रहा है, तो कमाया 20.67, उसमें से 40% डिविडेंड दे दिया 8.268, तो बाकी जो बच गया वो अपना रिटेन कर ले रहा है 12.402। डिविडेंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। कंप्यूट प्राइस ऑफ द शेयर्स टुडे, प्राइस ऑफ द शेयर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वाटर मॉडल से। देखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, वही जो अभी बता रहे थे, डिविडेंड कितना परसेंट है बता दो। तो डिविडेंड कितना परसेंट है, देखो सिंपल, ग्रोथ कितना परसेंट है वो पता कर लो, और टोटल टोटल रिटर्न तो तुमको पता है 18% के ही दिया है वही रिटर्न, ठीक है। टोटल 18% कमाना है, उसमें से ग्रोथ में से कितना कमा लोगे, ग्रोथ कैसे पता चलेगा, देखो 60% ऑफ अर्निंग रख ले रहा है, टोटल कमा रहा है 15%, उसमें से 60% कंपनी अपने पास रख ले रही है, मतलब उसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो 15 का 60% कंपनी रख ले रही है, देखो ना 15% कमा रही है, उसका 60% रख ले रही है, तो 15 का 60% कितना होगा, 9%, ठीक है। तो 9% कंपनी ग्रोथ करेगी, तो 18% टोटल कमाना है, उसमें से 9% ग्रोथ से कमा लोगे, तो डिविडेंड से कितना कमाओगे, 9%, और डिविडेंड दिया हुआ है कितना, अभी अभी निकाले ना, 20.67 टोटल कमा रही है, उसमें से डिविडेंड इज 8.267%, ठीक है। तो 8.27 इज डिविडेंड, दिस इज 9%, तो 100% कितना, 91.89, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्राइस एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, देखो वॉल्टर मॉडल बोलता है कि ग्रोथ को तो पहले साइड में रख देता है, वॉल्टर मॉडल बोलता है ये 8.27 डिविडेंड से कमा रहे हो, ठीक है, ये अलग बात हो गई। दूसरा ये बोल रहा है जो ये लोग रिटेन कर ले रहे हैं ना 12.402, ये इस पे कितना कंपनी को कमाना चाहिए, कंपनी को 15% कमाना चाहिए, ठीक है। कंपनी को 12.40 पे 15% कमाना चाहिए, चलो बात सही है, 12.40 पे 15% कमाना चाहिए, कितना आ जाएगा, 1.86, बट दिस शुड बी इक्वल टू 18%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, तो 100% कितना बताओ, डिवाइड बाई 18%, तो 10.33 का टोटल होना चाहिए अर्निंग, ठीक है। और 8.27 तुम कमा रहे हो डिविडेंड से, तो दिस बोथ आर इक्वल टू 18%, ऐसा ये लोग बोलते हैं, ठीक है। वॉल्टर मॉडल जी ये बोलते हैं, तो वह 18.60 डिवाइड बाय 18% कर दो, तो 103.35। अब ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, जो 8.27 है ये डिविडेंड है, एक तो ये अर्निंग ले लो, प्लस जो ग्रोथ के लिए पैसा रख ले रहे 12.40, इसके ऊपर कमाना कितना चाहिए, 15%, ठीक है, बट दिस शुड बी इक्वल टू 18%, तो 12.40 के ऊपर 15% कमाना चाहिए 1.86, बट दिस शुड बी इक्वल टू 18%, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%, तो कमाना चाहिए 10.32। अभी दोनों को ऐड कर लो, एंड ये दोनों जो अर्निंग है ये 18% होना चाहिए, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 103 डिवाइड बाई 18% कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है, 103। तो वॉल्टर मॉडल अलग ही चलते हैं, ग्रोथ को तो अब क्या ही बोले, जिसने भी मॉडल बनाया चल तो नहीं रहा वैसे तो ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो, पीयूष लुंकर एंड एसोसिएट प्रेजेंटली पे डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, ठीक है, अभी भी दिया है ताज़ा ताज़ा ये, लेकिन अभी का डिविडेंड, ठीक है, एंड हैज अ शेयर प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर, तो अब बता रहा है शेयर का प्राइस भी दे दिया ₹20। इफ दिस डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12%, बोल रहा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड 12% 12% ग्रोथ रेट है, तो उसके ऊपर डिविडेंड के ऊपर 12% लगा देंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा, और हर साल 12% ही रहेगा पर एनम फॉर एवर। व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो हम लोग कर रहे हैं, डिविडेंड कितना परसेंट है उसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुमको इस बार देखो टोटल ग्रोथ रेट दे दिया हुआ है, डिविडेंड का अमाउंट आपको पता चल जाएगा ₹1 अभी का, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हो जाएगा 1 + 20%, ठीक है, तो 1.12, ये समझ में आ गया, डिविडेंड आ गया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड तुमको पता है 1.12, और रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहा है, इस बार टोटल रिटर्न पूछ रहा है, और ग्रोथ से रिटर्न पता है 12% है, जब ग्रोथ से रिटर्न तुमको पता है, डिविडेंड से कितना रिटर्न हो रहा है वो निकाल लो, क्योंकि शेयर का प्राइस पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.12, देखो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, 1.12 ये डिविडेंड है, ये कितना परसेंट है, 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ है ना शेयर प्राइस, बताओ मुझे, 1.12 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये आ गया 5.6%। तो टोटल रिटर्न में से दो, एक डिविडेंड का रिटर्न होता है और एक होता है ग्रोथ रिटर्न, ठीक है। तो ग्रोथ से पता है 12% कमा रहे हो, ये देखो ग्रोथ से 12% कमा रहा है, और डिविडेंड से अभी भी पता चला 5.6%, तो प्लस कर दो 12 5 17 17.6, तो आ गया 17.6%, तो टोटल रिटर्न 17.6%, देखो यहाँ पे भी, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, शेयर प्राइस दिया हुआ है और डिविडेंड कितना परसेंट है,
तो कितना परसेंट कैसे निकलता था, टोटल रिटर्न में से ग्रोथ का रिटर्न निकाल देते थे तो आ जाता था डिविडेंड का रिटर्न। तो दिस डिविडेंड इज डिवाइड बाय कितना परसेंट, बट के ही नहीं दिया भाई, के ही उस साइड चल जाएगा। अब समझ लो ये क्या करेंगे, ये पूरा उस साइड चले जाएगा, 20 इस साइड आ जाएगा। सेम क्वेश्चन कराया मैंने अभी कुछ मतलब ये शेयर वैल्यूएशन में कराया ना आपको एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो ये पूरा उस साइड चलेगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा 1.12 कितना परसेंट है 20 का, तो वही तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया 5.6% है। तो ग्रोथ और 5.6 तो आ गया टोटल 17.6%। तो ये आपका आ गया टोटल रिटर्न, ठीक है क्या ही। अब आगे क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट 1 सपोज दैट द डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तक 20% ऐड होगा, ग्रोथ रेट 20% रहेगा, उसके बाद 10% हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस मामले में तो बहुत सारे डिविडेंड है, तो अब कितना डिविडेंड का परसेंटेज निकालते बैठोगे, निकाल सकते बट बहुत तकलीफ वाली चीज हो जाएगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें भी पूछ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना होगा, 1 रुपीज है अभी, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा +20%। 5 साल तक 20% से ग्रो होगा, तो +20% कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर इस पे +20% कर दिया, +20% कर दिया, +20 5 साल तक +20 उसके बाद क्या हो जाएगा फिफ्थ ईयर से 10%, तो 2.49 पे 10%। अब आगे 10% कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो उसको एक साथ खींच के लेके आ जाओ, बट खींचने के लिए क्या चाहिए रहता है आपको, टोटल रिटर्न में से ग्रोथ को हटा देते तो डिविडेंड का रिटर्न आता था, ठीक है। तो टोटल रिटर्न ही तो नहीं पता, वही तो के ही तो निकालना, यही तो निकालना, ये 18% तो मैंने लिया हुआ है, यही तो निकालना, ये कितना होगा, इसको कौन से रेट से हम लोग को खींचना है, वही तो निकालना है। इसको ऐसे रेट से खींचो कि सबका प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना आना चाहिए, 20 रुपीज आना चाहिए, वही ना 20 रुपीज आना चाहिए, तो ही तो के ही आएगा। यहाँ पे भी वही किया था ना, यहाँ पे 20 रख के सॉल्व किया था तो के ही आ रहा था। तो तुमको इसको कौन से ऐसे रेट से खींचे सबको, सारे कैश फ्लोज को, तो जो आपको आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने चेक किया, देखो यहाँ पे अपना 17.6 आया था, तो मैंने 18 ले लिया एक बार के लिए, ठीक है। तो 18% करके मैं देखता हूँ, तो 18% से अगर मैंने ये सारे कैश फ्लो को खींचा, तो पहली बात तो देखो ये जो लास्ट ईयर वाला है 6th ईयर वाला, वहां से तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, पहले कैपिटलाइज कर दो। तो 6th ईयर वाला 2.74 ऑनवर्ड्स आगे 10% मिलने वाला है। तो दिस इज टोटल रिटर्न इज 18%, ये निकालना है, बट ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं, तो 18% लेके एक बार देख रहा हूँ। 18% और ग्रोथ से 10% कमाओगे, तो 8% आपका डिविडेंड से कमाओगे, तो दिस 2.74 इज 8%, तो कैपिटलाइज कर दिया, तो आ गया 34.25। अब ये आ गया फिफ्थ ईयर का प्राइस, ठीक है। अब सारे कैश फ्लोज को आप पूल कर लो 18% के हिसाब से, तो आया 20.23। बट हमको क्या चाहिए, 20 रुपीज चाहिए, हमारा शेयर प्राइस 20 रुपीज है ना, तो वो वही तो पूछ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहा है, टोटल रिटर्न पूछ रहा है, 20.23 है, तो हमको क्या चाहिए और थोड़ा कम चाहिए। अब कम चाहिए, प्राइस कम करना है, तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा दो, तो 18% की जगह आप 19% लेके देखते हैं, ठीक है। तो सेम कैश फ्लोज को 19% से खींचा, तो लास्ट वाला जो तो 2.74 डिवाइड बाई 18 माइनस 10 था, तो 2.74 को अब यहाँ पे 19 ले लो, 19% ले लो, क्योंकि अब तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, तो 90% टोटल रिटर्न है, और उसमें से ग्रोथ वाला हटा दो, वही के माइनस जी, ठीक है। तो 9% आएगा, दिस 2.74 इज 9%, तो डिवाइड कर दो, सारे कैश फ्लोज आ जाएंगे, जो फ्यूचर वाले सब कुछ आगे, तो 30.44 आ जाएगा। अब ये सारे कैश फ्लो का पुल कर लो 19% पे, तो आ गया 17.89। देखो स्टार्ट में मैंने ये बताया हुआ ये सारी चीजों को, अभी यहाँ पे फटाफट कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद 17.89 है। अब मुझे इतना भी नहीं नीचे आना था, मुझे तो 20 आना था, तो 20.23 से मुझे तो सिर्फ 0.23 ही कम करना था, 20 रुपीज तक आना था, ठीक है। बट 19% लेने पे 17.89 आ रहा है। तो देखो 1% का चेंज हुआ, 18% से 9% हुआ, तो चेंज हो गया 2.34 का, प्राइस में चेंज हो गया 2.3 का, तो 1% के लिए 2.34 का चेंज हुआ। मुझे क्या चाहिए, 20.23 से बस 0.23 का ही चेंज चाहिए, 20 रुपीज तक आने का है। तो 0.23 के लिए कितना रेट में बढ़ाऊं, 0.23 के लिए कितना रेट बढ़ाऊं, तो 0.098 बढ़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो फॉर 20 रुपीज के लिए क्या करो, ये 18% में इतना और ऐड कर दो, 0.098, 0.09, तो आ गया 18.10। अब 18.10 के हिसाब से अभी इसको पुल कर लोगे ना, तो आपका प्राइस आ जाएगा 20 रुपीज एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल एंड एरर मेथड से हुआ है, और वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी टाइम आया। देखो क्या बोल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड 31 मार्च 2003, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 80 लाख टोटल वैल्यू है, ठीक है उसका, और 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 40 लैक्स, 12% डिवेंचर दिया हुआ है 64 लैक्स, एंड रिजर्व सरप्लस दिया है 32 लैक्स, ठीक है। सन लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया 32 लैक्स का ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्सेस विच वर्क्स आउट टू बी 35% एंड इंटरेस्ट डिवेंचर, मतलब बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड डिवेंचर, तो मतलब ईबीआईटी दिया हुआ, इसमें से ना इंटरेस्ट लेस है ना टैक्स लेस है, 32 लैक्स का है।
तो 32 लाख से उसमें से मैंने पहले तो इंटरेस्ट लेस कर दिया। इंटरेस्ट किसके ऊपर जाता है? डिबेंचर के ऊपर जाता है। डिबेंचर 64 लाख से उसका 12% कर लो, 64 लाख का 12%, ये आ गया 7,68,000। तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स मैंने माइनस कर दिया इसमें से 35%, तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर अब इसमें से देखो क्या बोल रहे हैं, अभी देखो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ अभी। प्रेफरेंस वाले का भी देखो फिक्स यहाँ पे लिखा हुआ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड देना पड़ेगा उनको। तो 40 लाख के ऊपर इंटू 8%, तो 3,20,000। अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है इसमें दो लोग का हिस्सा होता है, इक्विटी वाले का, प्रेफरेंस वाले का। तो प्रेफरेंस वाले का पैसा चला गया 3,20,000, और इक्विटी को भी ये लोग कुछ दे रहे। देखो सन लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली पेइंग 8% ऑफ डिविडेंड। अब ये फिक्स नहीं रहता, ये कितना भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये कुछ फिक्स नहीं होता है। कंपनी कमाएगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो 8% दे रही है ऐसा बोल रहे, तो 8% दे देते हैं। तो इक्विटी क्या, इक्विटी का कितना है, फेस वैल्यू कितना है, 80 लाख से। देखो ना 100 रुपीज़ ईच फेस वैल्यू 80 लाख से। तो 80 लाख के ऊपर आप दे दो 8%, 6,40,000। तो प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, इक्विटी डिविडेंड दे दिया। तो जो अब बच गया पैसा वो मेरा रिटर्न नहीं है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये मैंने अभी तक बांटा नहीं है, अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। मतलब बता रहे हैं नॉर्मल कंपनी जो अर्न करती है 9.6%, वो उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, उतना नॉर्मली कमाती है। प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स। बोल रहा है कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो कवर करना चाहिए डिविडेंड का और इंटरेस्ट का। मतलब जो भी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का जो इनकम होता है ना, जैसे डिविडेंड के ऊपर फिक्स पैसा जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स इनकम उनका जाना ही जाना है। ये देखो यहाँ पे 8% था ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो ये फिक्स पैसा उनको देना ही देना है। इक्विटी को फिक्स पैसा देना है क्या? नहीं दे, ऐसा जरूरी नहीं है, हुआ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो फिक्स जो खर्चा जाने वाला है वो आपका एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल रिटर्न तुमको 9.6% तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75 होना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा जितना भी कैपिटल लगा हुआ है खुद का, टोटल कैपिटल में से तुम डेट जो है ना, डेट वो 0.75 होना चाहिए। मतलब अगर तुमने 100 रुपया लगा हुआ है तो तुम 75 रुपया बाहर से ले लो, 75 रुपीज, टोटल कैपिटल तुम्हारा 175 हो गया। तो तुम्हारा रिस्क पार्ट कितना है? 75। मतलब अगर कुछ डूब भी जाता तो बाहर वाले को कितना देना है? 75 रुपीज ही देना है। तो दैट शुड बी जो 0.75 होना चाहिए। एंड थर्ड क्या, यील्ड एंड, अभी क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये दो चीज की बात कर रहा है, थर्ड अलग चीज है। क्या बोल रहा है, यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये अलग से करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है इसकी बात करते हैं, इसका क्या है, फिक्स गियरिंग रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स इनकम वाला, सिक्योरिटीज वाला। अब देखो इस कंपनी में अगर हम लोग देखें तो एक तो इंटरेस्ट का खर्चा फिक्स है और एक प्रीफरेंस डिविडेंड का खर्चा फिक्स है। तो टोटल फिक्स वाले खर्चा अगर मैं देख लूँ 768 एंड 3,20,000, तो 10,88,000 का टोटल खर्चा इसका फिक्स है। क्या मेरे मैं कितने टाइम्स कमा रहा हूँ उसका देख लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल, अर्निंग आफ्टर टैक्स लूंगा क्या? अरे नहीं लूंगा, मैं इंटरेस्ट की माइनस करूँ उसमें से। मैं वही तो चेक कर रहा हूँ कि मैं टोटल कमाया कितना, इंटरेस्ट को लेके। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट और ये प्रेफरेंस डिविडेंड वाले के लिए मुझे 10,88,000 कमाना चाहिए था, और यहाँ जो मैं कमाया हूँ उसमें से मैं इंटरेस्ट को हटा के बोलूंगा क्या? अरे इंटरेस्ट लेके बोलूंगा ना कि हाँ भाई ये तेरे लिए मैंने कमाया है। तो इंटरेस्ट को ऐड करना, लेस नहीं करना चाहिए। तो क्या करो, 15,88,000 में वापस से 7,68,000 को ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 15,80,800 में 7,68,000 को मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने टोटल कमाया कितना था, अर्निंग आफ्टर टैक्स 15,80,800 है, इसमें वापस से 7,68,000 को ऐड कर दो, तो 23,48,800। तो मैंने टोटल कमाया है 23,48,800, उसमें से देना है 10,88,000 ही देना है। क्यों? ऐसे पता चला ना ऊपर से, फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड वाले को। तो मैं 2.16 टाइम्स कमा रहा हूँ। देखो ना, अगर मिनिमम 1 टाइम्स तो आपको कमाना चाहिए। मतलब 10,88,000 है तो तुम्हारा अर्निंग भी ऊपर 10,88,000 मिनिमम होना चाहिए, तो 1 टाइम आता है, ठीक है। बट 2.16 टाइम है, मतलब ज्यादा अच्छी बात है, और ज्यादा कमा रहा हूँ। बट ये लोग ने बोला है कि जो नॉर्मल इंडस्ट्री है उसका 3 टाइम्स होता है, तो जाके 9.6% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये तो और रिस्की हो गया। मतलब ये 3 टाइम्स है ही नहीं, 3 टाइम्स होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे 10,88,000 का 3 टाइम्स होना चाहिए था, 10,88,000 का 3 टाइम्स। मतलब इसके अर्निंग ना 32,64,000 होना चाहिए था, बट नहीं है, 23,48 है, मतलब 2.16 टाइम्स है। तो क्या एवरेज इंडस्ट्री से कम है ये? हाँ कम है। तो रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा है, कितना? अब देखो यहाँ पे ये लोग ने बोला है compute the value per equity shares for the company assuming 1% for every 1 time difference for interest and fixed dividend coverage। मतलब बोल रहा है अगर 1 टाइम का डिफरेंस है, 1 टाइम का डिफरेंस है, तो 1% और रिटर्न अपना बढ़ा लो, अपना रिटर्न और 1% बढ़ा लो, क्योंकि रिस्क ज्यादा है।
तो यहाँ पे तो कितना पूरा 1 टाइम का डिफरेंस है क्या, देखो 3 टाइम होना चाहिए बट हमारा 2.16 टाइम है, तो क्या पूरा रिस्क है 1 टाइम का रिस्क है, नहीं 1 टाइम का रिस्क नहीं है, 3 होना चाहिए, 2.16 टाइम्स है, तो 0.84 टाइम्स ही मेरा कम है, ठीक है। तो एक 1 टाइम के लिए बोल रहे थे 1% रिटर्न अपना बढ़ा लो, तो 0.84 टाइम ही कम है, तो 0.84% ही मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई आप लोग को, यस सर इतनी बात समझ में आ गई। देखो अभी ये ऊपर वाला कवरेज भी ना, ये जो टोटल इनकम जो मैंने बताया वो ऐसे ऐसे भी निकाल सकते थे, 32 लाख में से डायरेक्ट ये इनकम को हटा दो, सॉरी डायरेक्ट ये टैक्स अमाउंट को हटा दो तो भी आ जाएगा तुम्हारा। देखो 32 लैक्स माइनस 851 200 तो आ गया 2348 800 ये आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अब तीसरा तरीका देखो, 32 में से डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज मारो, 32 में से डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज मारो, 20,80,000 आया। अब इसका बेनिफिट तो आपने लिया ही नहीं 7,68 का, तो 7,68,000 का 35% टैक्स बेनिफिट जो है वो ऐड कर दो, तो 2348 है। सर इतना सब तरीका, सिंपल सी बात है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में डायरेक्ट इंटरेस्ट को ऐड कर देना, क्योंकि इंटरेस्ट का भी खर्चा हम लोग चेक कर रहे हैं कि इंटरेस्ट का खर्चा और दोनों का खर्चा मिला के कितना अपन लोग कमाए, ठीक है। ये सिंपल तरीका आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, तो पता चल गया मेरा 2.16 टाइम्स, ये बात हो गई खत्म। अब क्या बोल रहे हैं, कैपिटल गेयरिंग रेशियो 0.75 टाइम्स होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं मेरा कैपिटल मैंने बाहर से कितना कितना लिया हुआ है, तो बाहर से मैंने देख तो डिबेंचर वाले लिए 64 लैक्स का, और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल देखो एट द एंड ये भी फिक्स वाले लोग हैं ना, ये लोग प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी फिक्स वाला है, इसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो डिबेंचर एंड ये कैपिटल गियरिंग रेशियो, देखो सिर्फ मैं डिबेंचर लूँ तो डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा ना, पर कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलता है कि ये देखो तुम्हारा खुद का पैसा कितना है वो देख लो आप, तो मेरा खुद का पैसा तो इक्विटी शेयर है एंड रिजर्व सरप्लस है, प्रिफरेंस वाले मेरे खुद के नहीं। तो 80 प्लस 32 ये तुम्हारा खुद का है, मतलब तुम्हारा खुद का पैसा लगा हुआ है 112, ठीक है। और बाहर का पैसा कितना है, डिबेंचर वाले और प्रिफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है, 40 प्लस 64, तो बाहर का पैसा मेरा 104, तो मेरा बाहर का पैसा कितना टाइम्स है, 0.93 टाइम्स है, ठीक है। ऐसे निकलेगा ना, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट है इक्विटी और रिजर्व सरप्लस का, तो 0.93 टाइम्स है, ठीक है, 0.93 होना कितना चाहिए था। अभी देखो ये 112 होता ना तो 1 टाइम में, मतलब कि जितना तुम्हारा डेटा उतना इक्विटी भी है, तो ये तो और ज्यादा रिस्की हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था 0.75 टाइम्स ही होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0.75, मतलब कि 112 इंटू 0.75, मतलब इनका 84 ही होना चाहिए ऊपर, डेट और प्रेफरेंस को मिला के 84 लैक्स ही होना चाहिए, बट इनका ज्यादा है 104 है, तो रिस्क है यहाँ पे। तो 0.75 होना चाहिए था, बट ये 0.93 टाइम्स है, तो 0.18 टाइम ज्यादा रिस्की है। तो इसके लिए इसने कुछ बोला क्या, हाँ बोला 2% फॉर एवरी 1 टाइम डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो। बोल रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो में अगर 1 टाइम का डिफरेंस है तो 2% आप ऐड कर दो अपने रिटर्न में, बट यहाँ पे 1 टाइम का डिफरेंस है क्या, नहीं, यहाँ पे 0.18 टाइम्स का ही डिफरेंस है, तो 1 टाइम के लिए 2% ऐड कर दो, तो 0.18 टाइम के लिए कितना परसेंट ऐड करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.36%। तो नॉर्मल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 9.6%, बट बिकॉज ऑफ ये दोनों फैक्टर की वजह से मेरा रेट ऑफ रिटर्न और बढ़ेगा, बिकॉज रिस्की ज्यादा है, तो यहाँ पे 0.84% और 0.36% और ऐड कर दो, अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा दो, दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अब हो गया 10.8%, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, यस सर इतनी बात समझ में आती। अब करंट यील्ड क्या है इतना, इनका यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर में, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे यील्ड किसका निकाल रहे हैं, इक्विटी का, तो इक्विटी का ही लेंगे, एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना था इक्विटी को 6,40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 6,20,000। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो इक्विटी का है 6,40,000 उसका 50% लो, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 5% लो, ये इनका टोटल यील्ड है, ऐसा ये लोग बोलना चाह रहे हैं। तो 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 6,40,000 का 50% 3,20,000, ये 6,40,000 का इक्विटी में जो बटा, अरे इक्विटी का ही निकाल रहे हो ना रिटर्न यील्ड, तो 6,40,000 50% ये आ गया 3,20,000, इक्विटी का वैल्यूएशन करे तो इक्विटी का यील्ड निकालेंगे ना, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 6,20,000 उसका 5%, तो ये आ गया, तो टोटल यील्ड इज 3,51,040। अब ये 3,51,040 का जो यील्ड हुआ, इक्विटी वाले का पैसा लगा कितना था, अब ये इक्विटी का यील्ड है, तो इक्विटी का पैसा लगा कितना था, इक्विटी का पैसा लगा था 80 लाख रुपया, ठीक है, 80 लाख लगा था इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू लेना चाहिए था, बट ये लोग ने यही लिया, तो क्या कर सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा देते, ठीक है। तो 3,51,040 डिवाइड बाई 80 लाख, तो यील्ड अपना आ रहा है 4.39%, ठीक है। तो मतलब 100 रुपया लगाओगे तो 4.39 रुपीज कमाओगे, तो एवरी ईयर 4.39 ही कमाते जाएंगे, ठीक है। तो आज शेयर का वैल्यू कितना होगा, तो दिस 4.39 इज शुड बी इक्वल टू 10.8, मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10.8% ना, तो ये मेरा रिटर्न रिक्वायर्ड, ये मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, ठीक है, इतना मुझे चाहिए कम से कम, मुझे मिल कितना रहा है 4.39%, मतलब 4.39 रुपीज।
तो ये 4.39 इज 10.8%, तो 100% कितना पैसा लगाना चाहिए, तो मार्केट में प्राइस आ जाएगा 40.65, ठीक है। ये वही है, कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो को एक साथ पुल करने का, तो ये आ जाएगा 10 इज 10.80, 4.39 इज 10.80%, तो 100% कितना 40.65, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, देखो सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। पहले तो तामझाम ये निकाल लो, स्टेटमेंट बना लो एक, फिर आप में एक बता दो कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना है, और बता दो एक बार फिक्स इनकम सिक्योरिटीज वाला जो है वो कितना टाइम से आपका, ये दोनों बता दो, फिर दोनों का डिफरेंस बता दो, दोनों का डिफरेंस की वजह से आपका कुछ रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ रिस्की, तो ये आ जाएगा। फिर करंट यील्ड बता दो, करंट यील्ड इज 4.39%, मतलब 100 रुपये डालो 4.39 मिलेगा, तो 4.339 मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा करंट प्राइस, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन आपका शेयर वैल्यूएशन पार्ट का, ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में दो पार्ट है ना, शेयर वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, तो शेयर वैल्यूएशन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कंपनी का 290 करोड़, ठीक है। इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 1300 करोड़ एंड पार वैल्यू दिया है 40 रुपीज ईच, तो पार वैल्यू 40 है और टोटल कैपिटल 1300 लाख करोड़ से, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, यहाँ पे पार वैल्यू 10 रुपये रहता है नॉर्मली, यहाँ पे 40 रुपये दिया, तो 1300 करोड़ डिवाइड 40 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, तो 1300 डिवाइड 40 नंबर ऑफ शेयर आएगा 32.5 करोड़ शेयर्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, डेट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 27%, मतलब कंपनी में टोटल कैपिटल में डेट कितना परसेंट है, 27%। देखो यहाँ पे दिया डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, 27, तो टोटल कैपिटल में डेट इज 27%, तो इक्विटी कितना है 73% है, खत्म हो गई बात। आगे क्या बोल रहा है, ग्रोथ रेट दिया कंपनी का 8% है, बीटा दिया 0.1, रिस्क फ्री रेट दिया 8.7, मार्केट रिटर्न दिया 10.3, तो मार्केट रिटर्न दिया, रिस्क फ्री दिया हुआ, तो आप सीएपीएम से निकाल सकते हो, आप इसका रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो, कहीं निकाल सकते हो। तो देखो आर एम माइनस आर एफ मतलब तुम्हारा रिस्क प्रीमियम कितना कमाओगे आप, मार्केट रिटर्न से 10.3, विदाउट रिस्क 8.7, विथ रिस्क 10.3, तो कितना एक्स्ट्रा कितना कमाओगे रिस्क लेके 1.6, बट आपका बीटा तो 0.1 ही है, तो 1.6 भी नहीं कमाओगे, 0.16 कमाओगे, तो यही आता है, ये तो फॉर्मूला है 0.16 प्लस आप आर एफ ऐड कर दो, आर एफ तो विदाउट रिस्क वाला तो मिलेगा, तो 8.86% आ गया अपना रिटर्न, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिया, तो आप समझ लो फ्री कैश फ्लो वाला यूज करने का आपको फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, बिजनेस वैल्यूएशन में हमने बताया था आपको कि फ्री कैश फ्लो निकालते समय क्या करते थे हम लोग, ईबीआईटी लेते थे, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करें, पूरे फॉर्म का वैल्यू करें, पूरे फॉर्म में डेट और इक्विटी दोनों होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, डेट और इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते थे, और यहाँ पे जो अर्निंग निकालते थे, जो कैश फ्लोज निकालते थे, वो क्या करते थे, वो भी सिर्फ डेट और इक्विटी दोनों के लिए निकालते थे, तो ईबीआईटी लेते थे, इंटरेस्ट वाला पार्ट नहीं। बट यहाँ पे हम लोग शेयर वैल्यूएशन कर रहे हैं, इक्विटी का कर रहे हैं, तो मैंने वहां पे एक और चीज बताई थी कि अगर इक्विटी का वैल्यूएशन करोगे तो आप क्या करोगे, इक्विटी का सिर्फ अर्निंग लो, इक्विटी का अर्निंग मतलब सब डेट का खर्चा वर्चा, इंटरेस्ट टैक्स से माइनस करने का जो बचेगा वो लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, तो यहाँ पे तो वैसे भी ऑलरेडी आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसमें सब इंटरेस्ट सब लेस होकर आया हुआ है, ठीक है, तो 290 करोड़ दिया हुआ है आपको। अब ये समझ में आ गया। अब देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर सब पर शेयर दिया हुआ है, तो आप क्या करो, अर्निंग भी पर शेयर निकाल लो, तो 290 करोड़ का टोटल अर्निंग है, इसमें पर शेयर अर्निंग कितने डिवाइड बाय कर दो 32.5 करोड़ टोटल शेयर है, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर इज 8.923। अब ये अर्निंग में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए, क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसका। अब देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्या करते हो, तो डेप्रिसिएशन को ऐड करते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस करते थे, ठीक है, तो नेट खर्चा जो माइनस करते थे, तो नेट खर्चा हुआ कितना, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर से खर्चा होगा 47 का और डेप्रिसिएशन 39 का, तो 47 माइनस 39, तो नेट आपका खर्चा 8 रुपये ही होगा, तो मैंने यहाँ पे नेट ले लिया, ठीक है। और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से कितना खर्चा हो रहा है 3.45, तो टोटल खर्चा हो रहा है 11.45, बट दिस इज फॉर फुल फॉर्म, तो इक्विटी का कितना होगा, इक्विटी का कितना परसेंट है, इक्विटी 73% है, तो 11.45 का 73% ले लो, इक्विटी का आ जाएगा 8.3585, तो इक्विटी का अर्निंग में से इक्विटी का ही खर्चा माइनस होना चाहिए, तो अपने इक्विटी का अर्निंग निकाला यहाँ पे 8.923, कैसे 290 करोड़ टोटल अर्निंग था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया, तो पर शेयर आ गया 8.923, और पर शेयर खर्चा कितना हो रहा है 8.3585, तो माइनस किया तो आ गया मेरा ये फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म 5645। अब यही 5645 मुझे दुनिया जिंदगी भर तक मिलते जाएगा, बट ग्रोथ रेट भी है 8% का, तो बाकी तो मैं अब देखो इसमें पहले तो ग्रोथ रेट ऐड कर दो 8%, तो 0.5645, क्योंकि मैं आगे का वैल्यूएशन आज करूंगा तो आगे का फ्यूचर कैश फ्लो लूंगा, ठीक है। तो 5645 तो अभी के इनकम से मैंने निकाला, तो आगे फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, प्लस 8%, 0.609696, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक साथ सबको पुल कर लो, एक साथ पुल करना तो क्या करोगे, डिवाइड बाय ये कितना परसेंट है वो पता करो। अब कितना परसेंट है, मैंने बताया था ना शेयर वैल्यूएशन में एक ही लाइन, कितना परसेंट है, जो भी कैश फ्लो डिविडेंड जो भी हो कितना परसेंट है,
तो टोटल मुझे कमाना कितना है 8.86, बट मैं डिविडेंड से ग्रोथ से कमा ले रहा हूँ 8%। तो 8.86 कमाना, उसमें से ग्रोथ से 8% कमा ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 0.86% ही मुझे ये कैश फ्लो से कमाना है। तो कैश फ्लो कितना है 0.60966, दिस इज 0.86%, तो 100% कितना, तो यही करना है। अब ये डिवाइड बाय 0.86%, यही आएगा 8.86 माइनस 8%, तो इसको करोगे तो आ जाएगा 70.89। तो दिस इज वी आर डन विथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 10। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो आई थिंक अपना शेयर वैल्यूएशन जो पार्ट है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो शेयर वाला पार्ट है वो हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अच्छा 18 तक हो गया, तो 19 से आपका बॉन्ड वाला पार्ट चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ कि आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला पार्ट हो गया। अब बॉन्ड का जो 1-1.5 घंटे का अलग से लेक्चर डाल दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनेगा तो छोटा छोटा करके आप फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये बॉन्ड वाला पार्ट भी कल आ जाएगा आपका, आज ये आ जाएगा, ठीक है। तो डन विथ सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मिलते हैं अभी बॉन्ड वाले चैप्टर में, ठीक है।